Yes, my dear friends, how are you all? Friends, this is CM Mohit and I hope you all are doing great at home. Friends, तो आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आपके सीए इंटर पेपर नंबर 5 ऑडिटिंग एंड एथिक्स का फास्ट ट्रैक बैच विच कैन बी रेफर्ड बाय द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू अपीयर इन Jan 25 एग्जामिनेशन एंड ऑनवर्ड्स. तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्ट्रेट अवे डाइव इनटू आवर सब्जेक्ट. तो फ्रेंड्स, फास्ट ट्रैक बैच को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक क्वेश्चंस है जिनको मैं एड्रेस करना चाहूंगा. तो वो क्वेश्चंस क्या है? तो पहला क्वेश्चन है कि सर हमारा ओल्ड सिलेबस के अंदर हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ऑडिट, तो क्या हम लोग इस फास्ट ट्रैक बैच को जो नए सिलेबस के अंदर होने वाली है उसको हम लोग देख सकते हैं? तो वेरी मच यू कैन रेफर दिस फास्ट ट्रैक बैच बिकॉज अभी आपको नए सिलेबस के अंदर ही अपेयर करना है. कुछ कारणवश आपका प्रिपरेशन नहीं हुआ और आपका क्लियर नहीं हुआ ओल्ड सिलेबस के अंदर, अभी भी आप अगर ट्राई कर रहे हो फॉर योर ऑडिटिंग पेपर, तो वेरी मच यू कैन रेफर दिस फास्ट ट्रैक बैच इन योर कमिंग एग्जामिनेशन. तो ओल्ड सिलेबस के बच्चे भी इस फास्ट ट्रैक बैच को देख सकते हैं और नए सिलेबस के बच्चों के लिए तो ऑप्शन ही नहीं है, आपको यही फास्ट ट्रैक बैच देखनी होगी. दूसरा क्वेश्चन जो हो सकता है, सर इस फास्ट ट्रैक बैच का ड्यूरेशन क्या होने वाला है? तो हमारा रेगुलर कोर्स जो है तो लगभग 180 आवर्स का होता है, तो उसका 1/3 यानी कि अराउंड 50 to 60 आवर्स का ये फास्ट ट्रैक बैच जो है वो आपका होगा. तीसरा क्वेश्चन जो है कि सर इसके अंदर कवरेज क्या होगा? क्या सारे के सारे टॉपिक इस फास्ट ट्रैक बैच में कवर होंगे? द आंसर इज अफर्मेटिव, यस. सारे के सारे जो टॉपिक्स है वो आपके इस फास्ट ट्रैक बैच के अंदर कवर होने वाले हैं. हाँ, जैसे मैंने कहा कि रेगुलर बैच में 180 आवर्स का आपका बैच होता है, तो उतना ज्यादा डिटेल में जाकर के तो हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन हाँ मैं कोशिश करूंगा कि कॉम्प्रहेंसिव कवरेज जो है इस फास्ट ट्रैक बैच के अंदर आपको देखने को मिल जाए और कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे हमारा फोकस थोड़ा सा रहेगा, जो कि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपके प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, उन कॉन्सेप्ट्स को मैं पूरा का पूरा कवर करते हुए चलूंगा और साथ साथ इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के कुछ क्वेश्चंस और जहां तक हो सके पास्ट एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस भी मैं इस फास्ट ट्रैक बैच के अंदर कवर करने की कोशिश करूंगा. तो आपको कोई चिंता करने की गरज नहीं है, आराम से आप एग्जामिनेशन के पहले इस फास्ट ट्रैक बैच को देख सकते हो. ठीक है, चलिए तो ये कुछ क्वेश्चंस थे. आगे बढ़ते हैं अभी फास्ट ट्रैक बैच के साथ. अब आगे बढ़ने से पहले अगेन हम लोग क्या करेंगे, अपने पूरे सिलेबस को एक बार देख लेते हैं और सिलेबस के अंदर क्या कुछ बातें हैं उसको एक बार जान लेते हैं. तो एज यू नो कि अपने पूरे सिलेबस के अंदर 11 चैप्टर जो है वो हमको पढ़ने हैं और 11 चैप्टर्स के अंदर 2 बाइफर्केशन हो सकते हैं. पहला बाइफर्केशन जो है वो होगा आपका स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग. तो पूरे के पूरे 11 चैप्टर्स के अंदर कुछ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है और फिर कुछ चैप्टर वाइज कंटेंट भी आपको देखने को मिल जाएगा. कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिसके अंदर आपको ऐसे देखने को ही नहीं मिलेंगे, कुछ चैप्टर्स ऐसे जो पूरे के पूरे ऐसे से भरे हुए हैं, कुछ चैप्टर्स ऐसे जिसके अंदर ऐसे और चैप्टर का कुछ कंटेंट जो अदर देन ऐसे है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा. तो हम पहले ये देखते हैं कि कितने चैप्टर्स है, उनके नाम क्या है, उसके अंदर कौन कौन से ऐसे कवर्ड होते हैं. तो ये रहा आपका पहला चैप्टर. चैप्टर का नाम है नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ दी ऑडिट. अब ये जहां पे देख पा रहे हो कि ब्लू कलर के अंदर मैंने वेटेज भी लिखा हुआ है, जो इंस्टीट्यूट ने वेटेज आपको दिया हुआ है कि ये चैप्टर कितने वेटेज के लिए आपको आने वाला है. तो पहला चैप्टर नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ दी ऑडिट, उसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा कि ऐसे 200 जो है वो ऐसे इसके अंदर कवर्ड है. बस एक ही ऐसे इस चैप्टर के अंदर है, ऐसे 200 और कुछ चैप्टर का कंटेंट अगर आपने कवर कर लिया तो आपका चैप्टर नंबर 1 क्लियर हो जाएगा. एकदम आसान ये चैप्टर है, एकदम आसान ये ऐसे है और ये आपके सिलेबस में 5 मार्क का वेटेज रखेगा, मतलब एक क्वेश्चन आप इसके अंदर मान सकते हो. दूसरा चैप्टर जो है वो आपका ऑडिट स्ट्रेटेजी, ऑडिट प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम, जिसके अंदर अगेन आपको एक ही ऐसे देखने को मिल जाएगा. ऐसे 300 के अंदर ये तीनों की तीनों बातें कवर्ड है. अगर ये 300 ऐसे खत्म कर दिया तो चैप्टर ही खत्म हो गया, उसके अंदर बाकी ऐसे को छोड़कर के और कोई कंटेंट नहीं है और वो आपको एग्जामिनेशन में के लिए 10 मार्क के लिए आएगा. यानी कि ऐसे 300 इकलौता ऐसा है जो 10 नंबर के लिए आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाएगा. लगभग 2 क्वेश्चंस आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हो. नेक्स्ट आएगा आपका चैप्टर नंबर 3 रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल. जो लोग EIS वगैरह पढ़े हैं ओल्ड सिलेबस के अंदर, उनको इंटरनल कंट्रोल क्या है वो आई गेस थोड़ा बहुत आइडिया आ चुका होगा और जो बच्चों ने फास्ट ऑडिट का सिलेबस ऑलरेडी कवर किया उनको भी इंटरनल कंट्रोल के बारे में जानकारी है. तो रिस्क असेसमेंट क्या है, इंटरनल कंट्रोल्स क्या है वो हमको देखने. इसके अंदर आपको 3 ऐसे देखने को मिल जाएंगे, 315, 320 एंड ऐसे 330. जानबूझ के मैं ऐसे के नंबर बता रहा हूं, नाम नहीं बता रहा हूं. नाम बताऊंगा तो अननेसेसरी कंफ्यूजन और बढ़ जाएगा. जब वो रिस्पेक्टिव ऐसे आएगा तो हम उसके नाम भी कवर करते हुए चलेंगे. ऑलरेडी आप सिलेबस देख चुके हो तो इसके नाम आपको थोड़े बहुत पता है, ये मैं बेसिक
अजम्पशन करके चल रहा हूं। तो ये आपको चैप्टर आएगा 10 नंबर के लिए। यू कैन सी द डिफरेंस, यहाँ पे एक ऐसे 300 है 10 नंबर के लिए, और यहाँ पे 3 ऐसे जो है वो मिल मिला के 10 नंबर के लिए है। तो क्या हम यहाँ पे ऐसा मान सकते हैं कि ये ऐसे का इतना वेटेज है, वो ऐसे का उतना वेटेज है? द आंसर इज नो। चैप्टर नंबर 2 के अंदर इंस्टीट्यूट ने 10 मार्क का वेटेज लगा के रखा हुआ है, तो आई कैन टेल यू कि ऐसे 300 जो चैप्टर 2 है वो पूरा का पूरा आपका 10 नंबर के लिए। लेकिन जैसे मैं चैप्टर नंबर 3 के अंदर आता हूं, इसके अंदर 3 ऐसे हैं 10 नंबर के लिए पूछने वाले हैं, तो कौन सा ऐसे कितने नंबर के लिए आने वाला है ये यहां पे पता करना थोड़ा मुश्किल है। तो आप समझ के चलिएगा तीनों ऐसे हैं और 10 नंबर का आपका वेटेज है, तो 2 क्वेश्चन आप इसमें एक्सपेक्ट करके चल सकते हो। उसके बाद आएगा आपका चैप्टर नंबर 4। अब चैप्टर नंबर 4 को मैंने लिंक किया हुआ है चैप्टर नंबर 6 के साथ। ऐसा क्यों? बिकॉज इंस्टीट्यूट ने जो वेटेज दिया है तो चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 6 दोनों का मिल मिला के दिया हुआ है। चैप्टर नंबर 4 ऑडिट एविडेंस है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसके अंदर यू कैन सी कितने सारे ऐसे कवर्ड है, ऐसे 500, 501, 505, 510, 520, 530, 550, यानी कि पूरा 500 सीरीज जो है वो इसके अंदर कवर्ड है। और एक ऐसे 610 जो यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर जो है वो इसके अंदर कवर्ड है, और वो आएगा आपका चैप्टर नंबर 4। साथ साथ चैप्टर नंबर 6 जो आएगा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, एक ही ऐसे के अंदर कवर्ड है, ऐसे 230। ऐसे 230 हो गया, आपका डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट भी फिनिश हो जाएगा, जो है कुल मिला के आपके 15 नंबर के लिए। तो चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 यू कैन सी यहाँ पे अराउंड आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 एसेज है, और 9 एसेज का पूरा मिला के वेटेज 15 मार्क्स का है। तो चैप्टर नंबर 4 चैप्टर नंबर 6 मिल मिला के 15 मार्क का वेटेज रखेंगे। उसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन पे आप 1 नंबर का एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, बाकी सारे क्वेश्चन 10 नंबर के आप ऑडिट एविडेंस से एक्सपेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आएगा चैप्टर नंबर 5। तो चैप्टर नंबर 5 ओल्ड सिलेबस के अंदर भी सेम था, सेम कॉपी पेस्टेड यहाँ पे किया हुआ है, और इकलौता चैप्टर जो है वो लगभग 15 नंबर के लिए आ सकता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसके अंदर आपको बैलेंस शीट के कुछ आइटम्स है, P&L के कुछ आइटम्स है, सेल्स हो गया, एक्सपेंस हो गया, अदर इनकम हो गया, शेयर कैपिटल, प्रीमियम, लोन्स एंड एडवांसेस, ऐसे जो आइटम्स है स्पेसिफिक आइटम्स बैलेंस शीट और P&L के, उनका स्पेसिफिक ऑडिट कैसे करना है, आपका क्या अप्रोच होना चाहिए उनको ऑडिट करने के लिए, वो सारी बातें दी हुई है, उसको भी हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। और ये चैप्टर जो है वो 15 मार्क का है। पहले ओल्ड सिलेबस के अंदर इसका वेटेज इतना नहीं होता था, अब इसका वेटेज थोड़ा सा बढ़ा दिया, उसका रीजन भी मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन हाँ, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 15 नंबर का वेटेज जो है इस चैप्टर को दिया हुआ है, तो उस एंगल से इस चैप्टर को आपको देखना है। उसके बाद आएगा आपका चैप्टर नंबर 7 कंप्लीशन एंड रिव्यू, जिसके अंदर आप 260, 265, 450, 560, 570, 580 ऐसे छोटे छोटे एसेस है जो आपके आएंगे 10 नंबर के लिए। फिर आएगा चैप्टर नंबर 8 जो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 8 का ऑडिट रिपोर्ट का एक ऐसे 700 जो आज का आपका टारगेट होने वाला है। तो ऑडिट रिपोर्ट जो है उसके अंदर 700, 701, 705, 760, 710, तो ऐसे कुछ एसेस जो है, यानी कि पूरा 700 सीरीज जो है वो इस चैप्टर के अंदर कवर होने वाला है, और यहाँ पे 10 नंबर का वेटेज, यानी कि 2 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हो। फिर आएगा आपका चैप्टर नंबर 9 एंड चैप्टर नंबर 10। तो चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 दोनों का वेटेज जो है वो मिल मिला के है 15 मार्क्स का। चैप्टर नंबर 9 किस बात का है? ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटी, यानी कि ऑडिट ऑफ सिनेमा हॉल, ऑडिट ऑफ क्लब, ऑडिट ऑफ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, ऑडिट ऑफ हॉस्पिटल्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस वगैरह वगैरह। इसके अंदर बस ट्रस्ट एंड सोसाइटी ये नए से ऐड किया हुआ है, तो ये बस एडिशन है आपके सिलेबस के अंदर। बाकी दो ओल्ड सिलेबस का टॉपिक वैसे का वैसा कॉपी पेस्टेड है। और एक आएगा ऑडिट ऑफ बैंक्स, तो ये सारा मिला करके 15 नंबर का है। उसके अंदर ऑडिट ऑफ बैंक्स के अंदर आप एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट करो 5 मार्क का, बाकी बचा हुआ 10 नंबर का जो है वो आप चैप्टर नंबर 9 पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। और फिर आएगा चैप्टर नंबर 11 एथिक्स एंड टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। आपको पता है कि आपके सिलेबस का, आपके सब्जेक्ट का नाम चेंज हो चुका है, ऑडिटिंग एंड एथिक्स। पहले ये ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस हुआ करता था, कुछ नहीं बस कॉस्मेटिक चेंजेस किए हुए हैं। आपका जो एसेट 210, 220, SQC1 जो है, यही सारी बातें दी हुई। एथिक्स की बातें तो इसमें भी थी, पहले भी थी, अब थोड़ा सा उसका नाम बदल करके एथिक्स रख दिया है, तो उस पे आप 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो 10 नंबर के, ठीक है। तो ये आपका कुछ वेटेज है। अगर मैं बात करूंगा चैप्टर नंबर 5, ओके, चैप्टर नंबर 5
एंड चैप्टर नंबर 9 एंड चैप्टर नंबर 10। अगर इन दोनों नंबर को मैं एक्सपेक्ट करता हूं तो 15 और 15, तो 30 नंबर का जो क्वेश्चन पेपर है वो इन्हीं 3 टॉपिक्स को कवर करते हुए चलता है। और बहुत ही एकदम छोटे, बहुत ही एकदम सिंपल सिंपल ये आपके टॉपिक्स हैं जिसके अंदर आपको 30 नंबर देखने को मिल जाएंगे। बाकी कुछ एसेज है जो एक एक ऐसे का चैप्टर है जिसके अंदर 10 नंबर वगैरह आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो उस हिसाब से हमको क्या करना है, फास्ट ट्रैक बैच के अंदर भी सिलेबस को कवर करते हुए चलना है। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये कुछ एसेज है और कुछ ये वेटेज है जो इंस्टीट्यूट ने आपके सामने रखे हुए हैं। सर पूरे एसेज कितने हैं जो हमको पढ़ने हैं? तो लगभग अराउंड 30 एसेज जो है वो आपको सिलेबस के अंदर है जिनको आपको कवर करना है। और मेरे को लगता है कि अराउंड 50 मार्क, ज्यादा ही होंगे उससे, मिनिमम 50 मार्क का वेटेज जो है वो इस एसे का हो सकता है आपके एग्जामिनेशन के अंदर। तो 30 एसे लगभग 50 मार्क, उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो ये रहा आपका सिलेबस, टोटल 11 चैप्टर्स, 30 ऐसे कवर करना है। कुछ चैप्टर कंटेंट बेस्ड चैप्टर्स है जो उनको कवर करके चलना है, जिसके अंदर कोई ऐसे नहीं है जो ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटीज, ऑडिट ऑफ बैंक्स वगैरह है, इसके अंदर कोई ऐसे तो है नहीं। तो ये पूरा कंटेंट बेस्ड चैप्टर है जो अदर देन ऐसे है वो भी आपके सिलेबस के अंदर है। तो ये रहे 11 चैप्टर्स और ये रहे ऐसे का नंबर जो हमको कवर करके चलना है इन योर फास्ट ट्रैक बैच। आई बात समझ में? चलिए अब और एक बात जो है जिसको मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि आपका एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होगा। तो ओल्ड सिलेबस के अंदर और नए सिलेबस के अंदर एक चेंज हो रखा है इन योर एग्जामिनेशन पैटर्न। वो क्या है कि सर ओल्ड सिलेबस के अंदर आपका जो क्वेश्चन पेपर था वो 3 पार्ट्स में डिवाइड था। पहला पार्ट था आपका एमसीक्यू, दूसरा पार्ट था आपका करेक्ट और इनकरेक्ट, और तीसरा पार्ट था आपका डिस्क्रिप्टिव। तो एमसीक्यू आपके आते थे 30 नंबर के लिए, करेक्ट इनकरेक्ट आपके आते थे 14 मार्क के लिए, और बचा हुआ 56 मार्क का डिस्क्रिप्टिव हुआ करता था। अब नए सिलेबस के अंदर आपका एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है? तो नए सिलेबस के अंदर एकदम सिंपल पैटर्न रखा हुआ है, एमसीक्यू एंड डिस्क्रिप्टिव। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू जज कि क्या निकला हुआ है। तो यहां से जो करेक्ट इनकरेक्ट का पार्ट है 14 मार्क्स का वो निकला हुआ है, एमसीक्यू 30 नंबर का वैसा है, और डिस्क्रिप्टिव भी आएगा आपको 70 नंबर के लिए। तो करेक्ट इनकरेक्ट विद द रीजंस आपको लिखना था। 14 मार्क्स का 7 क्वेश्चंस आते थे, 2 मार्क्स इच, वो अभी निकल गया है। अभी आपको क्या करना है, एमसीक्यू 30 नंबर का और डिस्क्रिप्टिव 70 मार्क का। इसलिए मैंने जो कहा था कि ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटीज, ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ओल्ड सिलेबस के अंदर इनका वेटेज बड़ा कम हुआ करता था। अभी डिस्क्रिप्टिव में क्वेश्चन का वेटेज बढ़ने के बाद, नंबर बढ़ने के बाद, वो वेटेज जो है इन टॉपिक्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, अब जो नए सिलेबस के अंदर क्वेश्चन पेपर है उसका पैटर्न क्या होता है? सर 30 70 वो तो समझ गया, अब कैसे क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट होता है? तो बेसिकली क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपका कंपलसरी होता है। डिस्क्रिप्टिव की बात करो, एमसीक्यू के अंदर तो आपको डायरेक्टली क्या आ जाएगा, 30 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा। डिस्क्रिप्टिव की अगर मैं बात करूंगा तो क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होता है, और फिर आता है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। इसमें से आपको आउट ऑफ 5 एनी 4 को अटेम्प्ट करना है, एनी 4 को अटेम्प्ट करना है। ये होता है आपका 14 मार्क्स का ईच, एंड ये भी होता है 14 मार्क्स ईच। आई बात समझ में? हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर क्या हो सकता है आपका ए बी सी डी एंड सो ऑन, यहां पर भी ए बी सी डी होता है। नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी एबीसीडी, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी एबीसीडी। इसके अंदर आपको एक क्वेश्चन जो है वो एक्स्ट्रा देखने को मिल जाएगा जो आप चूज कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 आपको नहीं सॉल्व करना है तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 एंड 6 ऐसे आप ट्राई कर सकते हो। तो ये बन गया आपके कितने बोलो, लगभग 14 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो ये कुल मिला के 70 मार्क का वेटेज जो है वो, सॉरी 70 मार्क का वेटेज जो है डिस्क्रिप्टिव का आएगा और 30 मार्क का एमसीक्यू आएगा। तो ये रहा आपका पेपर पैटर्न, ये रहा आपका सिलेबस। अब शुरू करते हैं आपका फास्ट ट्रैक बैच। आई गेस आपको सिलेबस क्या है, आपका एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर पैटर्न क्या है, उसका फॉर्मेट क्या है, इसकी आइडिया आ चुकी है। अगर आप चाहते हो वेटेज को वगैरह कॉपी करना या ऐसे नंबर को कॉपी करना तो आप इस स्क्रीन से उसको कॉपी कर सकते हो। 2 मिनट दे रहा हूं, शांति से कॉपी करिएगा।
चलिए, सो एज आई टोल्ड यू कि आज का अपना टारगेट जो होगा वो होगा चैप्टर नंबर 8 का एक ऐसे, दैट इज ऐसे 700। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 8 का ऐसे 700। और ऐसे 700 किस बात का है? फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो चैप्टर नंबर 8 जो है वो आपका किसका है? बोलो, ऑडिट रिपोर्ट का है। और ऑडिट रिपोर्ट के अंदर जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा पहला ऐसे 700। वापस एक बार नाम दोहराता हूं, फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो एज यू कैन सी कि इस ऐसे के अंदर दो पार्ट्स है। पहला पार्ट है कि आप अपना ओपिनियन कैसे फॉर्म करोगे और आप कैसे रिपोर्ट करोगे, किसके ऊपर? ओवर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कैसे ओपिनियन फॉर्म करोगे और कैसे रिपोर्ट करोगे। तो ओपिनियन किस प्रकार से फॉर्म किया जाता है, कौन कितने प्रकार के ओपिनियन होते हैं, और रिपोर्टिंग का फॉर्मेट क्या होता है। अगर ये दो बातें क्लियर हो गई तो आपका एसए 700 क्लियर हो जाएगा। चलिए तो देखते हैं कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ऑडिटर अंडर दिस एसे। ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है? अच्छा, ऐसे को शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात मैं बताना चाहूंगा कि ऐसे का ड्राफ्टिंग करने वाले यानी कि आईसीएआई ने जब ऐसे का ड्राफ्टिंग किया हुआ है तो वो स्टूडेंट के नजरिए से नहीं किया हुआ है कि स्टूडेंट को क्या समझेगा क्या नहीं समझेगा। नहीं, ये ऐसे जो है वो ड्राफ्ट किए हुए हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। बिकॉज अब जब सीए प्रैक्टिस करेगा तो इन एसेस को फॉलो करेगा, ऐसे फॉलो करके ऑडिट करेगा, रिपोर्ट बनाएगा, रिपोर्ट सबमिट करेगा। तो एक प्रैक्टिसिंग सीए कैसे इस ऐसे को अप्लाई करेगा, उस हिसाब से ये ऐसे लिखे हुए हैं। इसको स्टूडेंट के नजरिए से नहीं लिखा हुआ है। तो कभी कभार आपको ये लग सकता है कि सर ये बहुत ही डिफिकल्ट लैंग्वेज है, ये ऐसे पॉइंट कोई लिंक ही नहीं लग रहा है कि ये पॉइंट किसका है, वो पॉइंट किसका है, ऐसे हो सकता है। तो हमेशा एक बात याद रखना कि भैया ये जो टॉपिक्स है, ये जो एसेस है, वो कभी भी स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लिखे हुए, प्रैक्टिसिंग सीए के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखे हुए। हमको इसको क्या करना है, अपने हिसाब से ढाल करके उसको याद करना है। तो वो आपका बेसिक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तो बढ़ते हैं ऐसे 7 का ऑब्जेक्टिव क्या है। क्या ऑब्जेक्टिव है? जैसे मैंने कहा कि आपको ओपिनियन फॉर्म करना है ऑन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट और क्लियरली अपना ओपिनियन जो है वो रिटर्न रिपोर्ट के अंदर एक्सप्रेस करना है। और आपका ओपिनियन जो है वो किस प्रकार से फॉर्म होता है? ओपिनियन फॉर्म होता है कि वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एज पर एएफआरएफ एंड नंबर 2 वेदर auditor has concluded to obtain the reasonable assurance that the financial statements are free from material misstatement। तो आप इस ऐसे के अंदर आपके ऑब्जेक्टिव क्या होंगे? ऑब्जेक्टिव होगा कि आपको अपना एक ओपिनियन फॉर्म करना है और उस ओपिनियन को आपको रिपोर्ट करना है। और ओपिनियन फॉर्म क्या करना है? ओपिनियन फॉर्म होता है दो तरीके से, यानी कि ओपिनियन फॉर्म करने के दो आई कैन से लेग्स हो सकते हैं। पहला कि भैया वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एज पर एएफआरएफ। ये आपका पहला ओपिनियन है कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेरे सामने दिए हुए हैं क्या वो एएफआरएफ के हिसाब से बने हुए हैं। और दूसरा, आई हैव टू ऑब्टेन द रीजनेबल अश्योरेंस। कौन सा अश्योरेंस? अ रीजनेबल अश्योरेंस दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स। ओके, तो ओपिनियन जो है वो दो पार्ट में आता है। पहला कि भैया क्या आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एएफआरएफ से बने हैं या नहीं बने हैं, और दूसरा टू ऑब्टेन द रीजनेबल एश्योरेंस वेदर दोज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ये आपको ओपिनियन फॉर्म करना है। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। नाउ कि हम जब ऑडिट कर रहे हैं तो हम कौन से ऑडिटर की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं किसकी? हम बात कर रहे हैं स्टैट्यूटरी ऑडिटर की, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिटर है, जिसको हम लोग कॉमनली एक्सटर्नल ऑडिटर भी कहते हैं, स्टैट्यूटरी ऑडिटर भी कहते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिटर भी कहते हैं। वैसे ऑडिट के बहुत सारे प्रकार होते हैं। इंटरनल ऑडिट भी आप देखें 138 के अंदर। तो इंटरनल ऑडिटर जो है वो इंटरनल कंट्रोल का चेकिंग करता है, और ये जो एक्सटर्नल ऑडिटर है, जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है, वो किसका चेकिंग करता है? वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चेकिंग करता है। और हमको ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे देना है। हाँ, कुछ हद तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट की स्टैट्यूटरी ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल पे भी अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करता है। वो कैसे, आगे हम लोग इसी 700 के अंदर देखना है। लेकिन फिर भी हमारा पहला फोकस होता है किस पे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिट पे होता है, और अपना ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे आता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या हमारे एएफआरएफ के हिसाब से बने हैं या नहीं बने? नाउ द बेसिक क्वेश्चन इज दैट सर व्हाट डू यू मीन बाय दिस एएफआरएफ? एएफआरएफ माने एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। मींस ऐसा फ्रेमवर्क, ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन जिसको फॉलो करके आपने यानी कि कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने हैं। हाँ, अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता कौन है? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो कंपनी बनाती है, एंटिटी बनाती है, और इसको ऑडिटर के सामने रखा जाता है फॉर द पर्पज ऑफ ऑडिट। तो कंपनी क्या करती है?
फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करती है और उसका ऑडिट जो है वो कौन करता है, ऑडिटर करता है, जो कि इंडिपेंडेंट होना चाहिए। जो पर्सन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है वो उसका ऑडिट नहीं कर सकता है, अदरवाइज वो इंडिपेंडेंट नहीं होगा। इंडिपेंडेंस क्या है, चैप्टर 11 एथिक्स के अंदर हमको पढ़ना है कि इंडिपेंडेंस एक्चुअली होता क्या है। द पर्सन शुड बी फ्री फ्रॉम बायस, उसने कभी भी बायसनेस नहीं करना है। मतलब अगर मान लो मैं अपने पापा की कंपनी का ऑडिट करूंगा तो बताएंगे क्या उसके अंदर मैं गलतियां निकाल करके लोगों के सामने रखूंगा? द आंसर इज नो। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है कंपनी, ऑडिटर जो है उसका ऑडिट करता है, और ये ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के यूजर के सामने रखा जाता है। यूजर्स कौन कौन हो सकते हैं? बेसिकली कंपनी के मेंबर्स उसके यूजर होते हैं, गवर्नमेंट उसका यूजर है, कंपनी के जो स्टेक होल्डर्स है, क्रेडिटर्स, डेटर्स, लेंडर्स, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये सारे स्टेक होल्डर्स जो है उसके यूजर होते हैं। तो इस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे भरोसा अगर आपको क्रिएट करना है, रिलायबिलिटी बढ़ानी है, तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपनी ने बनाए हैं वैसे के वैसे हम नहीं दे सकते, बिकॉज उसके अंदर एरर्स, मिसस्टेटमेंट्स, फ्रॉड कुछ हद तक हो सकता है। तो उसको आइडेंटिफाई करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ऑडिटर की है। ऑडिटर ऑडिट करता है, चेक करता है कि वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। करेक्ट मतलब कि क्या वो सही से बने हुए या नहीं बने हुए, और ऑडिट करने के बाद अपना रिपोर्ट इन यूजर्स को देता है। फिर यूजर्स उस रिपोर्ट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ पढ़ते हैं, तो उनकी रिलायबिलिटी बढ़ जाती है और उनके जो डिसीजन है, इकोनॉमिक फाइनेंशियल डिसीजन जो है वो उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे जो ऑडिटेड है उसके ऊपर लेकर के कंपनी से वो डील करते हैं। यही एक बेसिक आइडिया आपका ऑडिट का होता है। अब ऑडिट का डेफिनेशन क्या है, क्या नहीं है, वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, उसकी जरूरत नहीं है। आपको एक आइडिया क्लियर होना चाहिए कि ऑडिट किस पर्पस के लिए होता है, और ऑडिट होता है मतलब एक्चुअली में क्या होता है। अब जब ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करके यूजर्स को अपना रिपोर्ट देता है, अपना ओपिनियन बताता है, तो वो ओपिनियन जो है वो इस प्रकार से आता है, क्या कि वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एज पर क्या बोलो, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। कि अब ये एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इंडिया के लिए क्या है? तो इंडिया के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या कुछ हद तक इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो इंडिया हम लोग कहते हैं, अगर कंपनी को एप्लीकेबल है, लिस्टेड कंपनी वगैरह है उसको एप्लीकेबल है। और साथ साथ शेड्यूल नंबर 3 जिसके अंदर आपको अपने बैलेंस शीट P&L बनाने जो फॉर्मेट कंपनीज एक्ट ने बताया हुआ है, तो ये आपका AFRF है। तो जब हम कहते हैं कि कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को AFRF के हिसाब से बनाया है या नहीं बनाया है, तो अगर उन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, साथ साथ शेड्यूल नंबर 3 को फॉलो करते हुए अगर अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हैं, तो ऑडिटर अपना ओपिनियन देगा कि जी हां, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो AFRF के हिसाब से बने हुए हैं। ये रहा आपका ओपिनियन का पहला पार्ट, यानी कि ओपिनियन देना है तो इस बात पे देना है कि क्या आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट AFRF के हिसाब से बने हैं या नहीं बने हैं। और फिर दूसरा ओपिनियन आता है दैट ही विल ऑब्टेन द रीजनेबल एश्योरेंस बाय ऑब्टेनिंग द सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस। देखेंगे क्या होता है, एविडेंस कैसे ऑब्टेन करते हैं, लेकिन अभी समझो कि आपने एविडेंस ऑब्टेन करना है और रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना है कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट are free from material misstatement. The first thing is that, sir, what do you mean by this? रीजनेबल एश्योरेंस। ये रीजनेबल एश्योरेंस क्या होता है? तो रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब होता है ऐसा एश्योरेंस जो कि एक एब्सोल्यूट नहीं होता है, एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं होता है। हम रीजनेबली, फेयरली कह सकते हैं कि सही है। ऐसा क्यों? क्या कोई ऑडिटर ऐसा नहीं बता सकता है कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैंने ऑडिट किए हैं वो पूरे के पूरे सही है, उसके अंदर एक पैसे का भी गलती नहीं है? ऐसा ऑडिटर नहीं कह सकता है, बिकॉज उसके पास कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस है। चैप्टर 1 के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं SS 200 के अंदर कि व्हाट आर द इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ डूइंग एन ऑडिट। जैसे ऑडिटर जब भी ऑडिट करता है वो सैंपल बेस पे करता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ टाटा, रिलायंस, अदानी, ये बड़ी बड़ी कंपनीज है। इनके कितने ट्रांजैक्शंस है, वॉल्यूमिनस ट्रांजैक्शंस है। क्या ऑडिटर को एक साल के अंदर ये सारे के सारे ट्रांजैक्शंस जो हुए हैं उसका चेकिंग करना पॉसिबल है? ऑडिटर 100% चेकिंग नहीं कर सकता है। अगर मान लो 1 करोड़ ट्रांजैक्शंस भी है तो उसके अंदर 1000 ट्रांजैक्शन ऑडिटर चेक कर सकता है, मैक्सिमम थरोली चेक कर सकता है, और फिर उसके बेस पे वो 1 करोड़ ट्रांजैक्शंस पे अपना ओपिनियन देगा। ऐसा नहीं होगा जो सैंपल उसने ड्रॉ किए हैं उसी पे वो ओपिनियन देगा, नहीं, वो जो सैंपल ड्रॉ किए हैं उसके बेस पे वो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करता है। तो जो सैंपल ड्रॉ किए उसका तो चेकिंग किया है, बाकी जो बचे हुए सैंपल्स
के आइटम जो है, जो उसने चेक नहीं किए हैं, नॉन सैम्पलिंग आइटम जो है, बताएंगे उसका चेक नहीं किया, उसने नहीं किया हुआ है, तो बताएंगे उसके अंदर वो ओपिनियन कैसे एक्सप्रेस करेगा। हो सकता है उसके अंदर भी कोई मिसस्टेटमेंट्स हो सकती है, तो इसीलिए ऑडिटर क्या बोलता है कि मैंने जो चेकिंग किया है उसके बेस पे मैं बता रहा हूं कि पूरे के पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। मुझको ऐसा रीजनेबल एश्योरेंस लगता है बिकॉज ऑफ द इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ डूइंग एन ऑडिट। तो ऑडिटर को जो लिमिटेशंस है उसके अंदर ऑडिट करके वो ये बताता है कि भैया मैंने जो ऑडिट किया हुआ है वो सही किया हुआ है, मैंने स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके ऑडिट किया है, और मैं एक रीजनेबल एश्योरेंस गेन कर चुका हूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिसस्टेटमेंट्स नहीं है जो कि मटेरियल है। रीजनेबल मुझको ऐसा लगता है, एब्सोल्युटली नहीं कह सकता, हो सकता है वहां पे कुछ मिसस्टेटमेंट्स हो जो मैंने चेक नहीं किया है, जो मेरे ऑडिट प्रोसीजर के अंदर नहीं आया हुआ है। तो इसलिए ऑडिटर हमेशा क्या रिपोर्ट करेगा, क्या ओपिनियन फॉर्म करेगा, दैट आई हैव ऑब्टेन द रीजनेबल एश्योरेंस that the financial statements are क्या बोलो, free from material misstatement. And the next thing is that कि what do you mean by this free from material misstatement? What is misstatement? Basically misstatement का मतलब होता है the difference between what is and what should be. What is and what should be means क्या है और क्या होना चाहिए, इसके बीच का डिफरेंस मतलब मिसस्टेटमेंट। जैसे मान लो एक इनवॉइस है, मान लो इनवॉइस की अमाउंट है 10,000 रुपए, तो 10,000 रुपए की एंट्री आपकी होनी चाहिए। ओके, वॉट एवर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस है, तो आप एंट्री क्या पास करोगे, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट 10,000 रुपीज। तो ये एंट्री आपने पास करनी। अगर अकाउंटेंट ने गलती से 8,000 की एंट्री पास कर ली, तो एंट्री क्या पास हुई, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट 8,000 टू कैश एंड बैंक अकाउंट। आपने एक्चुअली 10,000 का पेमेंट किया है, लेकिन आपकी एंट्री क्या पास हुई, 8,000 की। तो बताएंगे कितने रुपए का गलती हुआ, 2,000 रुपए का गलती हुआ। तो 2,000 का गलती जो मिसस्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 2,000 का गलती है। तो डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज एंड व्हाट शुड बी इज योर मिसस्टेटमेंट। सर व्हाट इज मटेरियल मिसस्टेटमेंट? तो अगर मैं कहूंगा कि मटेरियल डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज एंड व्हाट शुड बी इज योर मटेरियल मिसस्टेटमेंट, तो ऑडिटर को क्या अश्योरेंस गेन करना है? ऑडिटर को अश्योरेंस गेन करना है कि मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। सर ऐसा क्यों? बिकॉज यू सी, अगर मैं इस 2,000 की गलती की बात कर रहा हूं, अगर रिलायंस का मान लो टर्नओवर, रिलायंस का टर्नओवर है मान लो 500 करोड़ रुपए, कितने का टर्नओवर है, 500 करोड़। तो 500 करोड़ के कंपनी के लिए 2,000 रुपए की गलती क्या मटेरियल है? क्या इस 2,000 रुपए की गलती अगर अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में होगी और ऑडिटर ने उसको रिपोर्ट नहीं किया, तो क्या यूजर्स के फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक डिसीजन पे इसका कोई इंपैक्ट आने वाला है? अरे यूजर बोलेंगे 500 करोड़ का कंपनी है, इतना तो गलती हम लोग सहन कर सकते हैं, इतना तो हम एक्सेप्ट करके चल रहे हैं। तो ये हुआ मटेरियलिटी लेवल। सर ये लेवल कौन डिसाइड करता है? ये अगेन ऑडिटर डिसाइड करता है। ऐसे 320 के अंदर पढ़ने वाले हैं व्हाट इज मटेरियलिटी, कैसे उसको सेट किया जाता है, जिसके ऊपर ऑडिटर मिसस्टेटमेंट्स को टॉलरेट नहीं करेगा, जिसके नीचे टॉलरेट करेगा। तो ये लेवल ऑडिटर डिसाइड करेगा। उस लेवल के ऊपर अगर मिसस्टेटमेंट चले गए तो वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, और ऑडिटर का ओपिनियन इस बेस पे होना चाहिए कि वो मटेरियल लेवल जो है मिसस्टेटमेंट्स ने क्रॉस नहीं किया है। इसलिए उसने कहा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। मिसस्टेटमेंट है लेकिन वो उतनी मटेरियल नहीं है जिसके बेस पे उसका ओपिनियन मॉडिफाई हो जाए। तो अपना ओपिनियन क्या बनेगा, दैट आई हैव टू ऑब्टेन द रीजनेबल एश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर क्या बोलो, फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो ये आपका ओपिनियन जो है इस प्रकार से आप फॉर्म करते हो। वापस एक बार, SS 700 का ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है कि ओपिनियन आप बनाइएगा और उसको रिपोर्ट करिएगा। और ओपिनियन जो है वो ओपिनियन कैसे बनता है? दो प्रकार से बनता है, दो प्रकार का ओपिनियन आता है। पहला, क्या आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट AFRF के हिसाब से बने हैं, और जो बने हैं वेदर दे आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। रीजनेबल एश्योरेंस क्या है, फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या है, AFRF क्या है, ये कॉन्सेप्ट आपके यहाँ पे कवर हो चुके हैं। और फिर आएगा आपका क्या बोलो, रिपोर्टिंग वाला पार्ट, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अभी यहाँ पे कवर नहीं करेंगे। अभी पूरा फोकस अपने ओपिनियन पे आएगा। आई गेस यहां तक ओपिनियन तक आपकी सारी बातें क्लियर है। सर इसको हम लोग लिखे क्या? देखिए लिखने की गरज नहीं है, ये सारी बातें मैंने मेन जो अपना बैच है उसके अंदर लिख के दिया हुआ है। जो अगर मेरे बच्चे इसको देख रहे हैं तो उनके पास ऑलरेडी इसका राइटअप दिया हुआ है। जो बच्चे मेरे क्लास के नहीं है, जो बाहर से देख रहे हैं, यूट्यूब स्टूडेंट्स है,
उनके लिए मैं क्या करता हूं, अपने क्लास के अंदर जो मैंने लिखा पढ़ी करी हुई है इसका एक मस्त पीडीएफ बनाता हूं स्कैन करके, उसको टेलीग्राम ग्रुप पे डाल देता हूं, चैनल पे डाल देता हूं, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ देता हूं। आप वहां से जाकर के पूरा राइटअप ले सकते हो और उसको रेफर कर सकते हो। अननेसेसरली इस बैच के अंदर, फास्ट ट्रैक के अंदर अगर लिखा पढ़ी करेंगे तो वो टाइम कंज्यूम करेगा, जो कि नेसेसरी नहीं है। तो मेक श्योर करते हैं कि उसको हम लोग बाद में आप घर पे देख लीजिएगा। जिनके पास ऑलरेडी राइटअप है, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन। जिनके पास राइटअप नहीं, वो स्कैन कॉपी डाउनलोड करिए और वहां से आप क्या कर सकते, रेफर कर सकते हो। कुछ लिखना है तो वहां से कॉपी करेगा अपने मेन बुक के अंदर, अदरवाइज उसी स्कैन कॉपी से आप रेफर कर सकते हो। तो राइटअप वाला पार्ट का टाइम जो है हमको बचाना है। चलिए ठीक है, यहाँ पे हो गया क्या बोला, ओपिनियन का पार्ट। सर ओपिनियन कितने प्रकार के होते हैं, यू कैन सी कि दो प्रकार के ओपिनियन होते हैं एज पर एसएस 700। एक होता है अनमॉडिफाइड, दूसरा होता है क्या बोलो, मॉडिफाइड। व्हाट इज अनमॉडिफाइड ओपिनियन? देखिए बच्चों, अनमॉडिफाइड ओपिनियन क्या है? अगर मैंने कहा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर एज पर एएफआरएफ एंड दे आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, मतलब वो एएफआरएफ के हिसाब से बने, एएस, इंड एस, साथ साथ शेड्यूल 3 को भी फॉलो किया है और उसके अंदर कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट भी नहीं है, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं कहूंगा सब कुछ ठीक है, कोई गलती नहीं है। इसको बोलते हैं अनमॉडिफाइड ओपिनियन। तो हम यूजुअली क्या बोलते हैं, दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव्स अस ट्रू एंड फेयर व्यू। सर फेयर व्यू क्यों? बिकॉज रीजनेबल एश्योरेंस है। एब्सोल्यूट एश्योरेंस होता तो हम कहते हैं ट्रू एंड करेक्ट व्यू। तो ऑडिटर हैज टू एक्सप्रेस अनमॉडिफाइड ओपिनियन व्हेन ही कंक्लूड्स दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एज पर क्या बोलो, एएफआरएफ एंड दे आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। सर फिर मॉडिफाइड ओपिनियन कब आएगा? जब ये नहीं होगा, मतलब एक तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, वो एएफआरएफ के हिसाब से नहीं बने हैं, या फिर आपको एविडेंस ही नहीं मिले हैं। तो मॉडिफाइड ओपिनियन होने के दो कारण हो सकते हैं। ओके, शांति से ध्यान दीजिएगा। अगर मैं ओपिनियन की बात करूंगा तो ओपिनियन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका अनमॉडिफाइड ओपिनियन और दूसरा होता है आपका मॉडिफाइड ओपिनियन। अगर मैं अनमॉडिफाइड ओपिनियन की बात करूंगा तो मैं क्या कहूंगा कि भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिविंग मी ट्रू एंड फेयर व्यू। व्हाई? बिकॉज मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एएफआरएफ के हिसाब से बने हुए और वो क्या है, फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। अगर मान लो मैं मॉडिफाइड ओपिनियन की बात करूंगा तो ओपिनियन अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे डैश डैश कर रहा हूं। क्या होता है, हम मॉडिफाइड ओपिनियन 705 706 के अंदर वही पढ़ना है। तो मैं ये कब कहूंगा, जब अगर मान लो मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एएफआरएफ के हिसाब से नहीं बने हुए और साथ साथ वो क्या नहीं है, फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, तब मैं मॉडिफाइड ओपिनियन दूंगा। लेकिन मॉडिफाइड ओपिनियन देने के और भी दो प्रकार हो सकते हैं, फिर दो रीजंस हो सकते हैं, कॉजेस हो सकते हैं। क्या कॉजेस हो सकते हैं? नंबर 1 कि आपको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिले हैं या आपको सफिशिएंट या अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस नहीं मिले। अगर मान लो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिले, मतलब आप ऑडिट के लिए चले गए, आपको ऑडिट के लिए जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए थी वो आपने क्लाइंट से मांगी, वो आपको सभी इंफॉर्मेशन मिली। इंफॉर्मेशन को चेक करने के बाद आपने कंक्लूड किया कि वो एएफआरएफ के हिसाब से नहीं बने हुए या फिर उसके अंदर बहुत सारे मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, तो आप अपना मॉडिफाइड ओपिनियन दोगे। या फिर आप ऑडिट के लिए चले गए और आपको इंफॉर्मेशन ही नहीं दिया ऑडिट करने के लिए, तो यू अनेबल टू फॉर्म योर ओपिनियन, तो फिर आप अपना ओपिनियन क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। व्हाई? बिकॉज अभी आप ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं कह सकते ना। यू अनेबल टू कंडक्ट द ऑडिट, यू अनेबल टू कंडक्ट द ऑडिट, मतलब आप ऑडिट नहीं कर पाए। अब ऑडिट नहीं कर पाए तो ओपिनियन क्या दोगे, ट्रू एंड फेयर व्यू। आप ट्रू एंड फेयर व्यू तो नहीं दे सकते। अब ये भी नहीं कह सकते कि ये गलत है, अच्छा सही भी नहीं कह सकते, गलत भी नहीं कह सकते, तो आप अपना ओपिनियन मॉडिफाई करिएगा। क्या मॉडिफिकेशन करना है वो आगे देखेंगे। अगर थोड़ी झलकी बतानी है तो मैं कहूंगा डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देंगे। क्या देंगे? डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देंगे। और आपको वैसे ही मॉडिफाई करना है तो आप क्या करोगे, एक तो आप क्वालिफाइड ओपिनियन दोगे या फिर आप एडवर्स ओपिनियन दोगे। वो सारी बातें आपको ऐसे 705 706 के अंदर कवर होने वाली है। ओके, तो ये वाली बातें करोगे। इसको थोड़ा सा पेंडिंग मार्क करेगा, इसको तो अभी पढ़ने की गरज नहीं है, उसको हम लोग वो पर्टिकुलर ऐसे में देख लेंगे। बस समझो कि ओपिनियन जो है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका मॉडिफाइड ओपिनियन, एक होता है अनमॉडिफाइड ओपिनियन। जब अनमॉडिफाइड ओपिनियन कब होता है, जब आप कहते हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप प्रिपेयर एज पर एएफआरएफ एंड दोज आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। दूसरा होता है मॉडिफाइड ओपिनियन। मॉडिफाइड ओपिनियन कब होता है, जब आप कहते हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर
नॉट प्रिपेयर्ड एज पर AFRF, और दूसरा दैट दे आर नॉट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। और उसके दो रीजन हो सकते हैं, एक तो आपको एविडेंस मिला है और फिर आपने चेकिंग करने के बाद बोला कि सही नहीं है, या फिर आपको एविडेंस नहीं मिला, यू अनेबल टू कंडक्ट द ऑडिट, यू आर नॉट इन पोजीशन टू एक्सप्रेस योर ओपिनियन, तो आप अपना ओपिनियन मॉडिफाई करेंगे, डिस्क्लेमर वाला ओपिनियन आप दोगे। तो ये होता है क्या बोला आपका ओपिनियन वाला पार्ट। तो जैसे मैंने कहा था कि इस ऐसे के अंदर दो पार्ट होते हैं, पहला पार्ट होता है आपका ओपिनियन फॉर्म करने का, तो ओपिनियन फॉर्म करना है तो ये सब बातें होती है। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, कौन सी बोलो, रिपोर्टिंग के पॉइंट पे। बताएंगे मुझको ओपिनियन के पॉइंट तक सारी बातें आपको क्लियर है या नहीं है। ओके चलिए फटाफट मुझको बताएंगे। चलिए इस ऐसे का पहला पार्ट जो है वो ओपिनियन वाला वो हो चुका है। अभी हम लोग को नेक्स्ट पार्ट पे जंप करना है, दैट इज योर ऑडिटर्स रिपोर्ट। अब ओपिनियन कैसे फॉर्म करना है, किस प्रकार से करना है, कौन से प्रकार के होते हैं, वो तो खत्म हो चुका है। अब उस ओपिनियन को हमको रिपोर्ट कैसे करना है वो देखना है। अब SS 700 ने आपको एक रिपोर्ट का फॉर्मेट दिया हुआ है, जिस फॉर्मेट के अंदर आपको रिपोर्ट करना होगा, और वो फॉर्मेट जो है वो कुछ इस प्रकार से दिखता है। तो पहले होता है आपका टाइटल, टाइटल के बाद एड्रेसी, फिर आएगा आपका ओपिनियन, फिर आएगा बेसिस फॉर ओपिनियन, फिर गोइंग कंसर्न पैराग्राफ, गोइंग कंसर्न के ऊपर एक पैराग्राफ आता है कि ऑडिट मैटर्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की क्या है, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसके बाद अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, सिग्नेचर, प्लेस एंड डेट, कुछ इस प्रकार के आपका रिपोर्ट का फॉर्मेट होता है। एक बेसिक क्वेश्चन दिमाग के अंदर होता है बच्चों की कि क्या सर हमको ये फॉर्मेट प्रिपेयर करने के लिए बोलेंगे, पूरा का पूरा रिपोर्ट बनाने के लिए बोलेंगे? द आंसर इज नो, बिकॉज ये पूरा रिपोर्ट अगर आपको पूछेंगे तो लगभग वो 10 से 15 मार्क का क्वेश्चन हो जाएगा, जो इस टॉपिक का वेटेज इंस्टीट्यूट के हिसाब से नहीं है। तो आपको क्या पूछेंगे, तो उसके अंदर कुछ पॉइंट्स है जो बेसिक छोटे छोटे पॉइंट्स है जिसके ऊपर सवाल बन सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूंगा ऑडिटर्स का ओपिनियन, तो ये इंपॉर्टेंट है, इस पे स्पेसिफिक क्वेश्चन बना सकते हैं, जो हम लोग को दिखने वाले हैं अभी कि कौन कौन से कितने कितने प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। बेसिस फॉर ओपिनियन, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। गोइंग कंसर्न वो तो सेपरेट एक ऐसे है, उस पे सवाल बन सकता है। उसके बाद फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिग्नेचर, तो ये कुछ बेसिक 4-5 पॉइंट्स है, इसके ऊपर स्पेसिफिक सवाल बन सकता है। तो हमारा फोकस इन्हीं पॉइंट्स पे ज्यादा होगा, उनको कवर करते हुए चलेंगे। चलिए तो टाइटल क्या होगा, तो टाइटल होगा आपका क्या बोलो, दैट इज द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। सर इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट क्यों? बिकॉज ऑडिटर जो होता है वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। नीचे रिपोर्ट का फॉर्मेट भी दिया हुआ है, उसको भी बाद में देखते, पहले इन सारे पॉइंट्स को कवर करते। तो इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट ये आपकी रिपोर्ट का टाइटल होगा। सर इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट क्यों? बिकॉज ऑडिटर इंडिपेंडेंट होता है। सर हमेशा स्टैट्यूटरी ऑडिटर ही इंडिपेंडेंट होता है, बाकी इंडिपेंडेंट नहीं होते? ऐसा नहीं है, हर एक ऑडिटर जो भी ऑडिट करता है उसको इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। इंटरनल ऑडिटर को भी इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। हाँ, लेकिन सेक्शन 138 के अंदर आपको इंटरनल ऑडिट के क्वालिफिकेशंस के अंदर ये बोला हुआ है कि कंपनी के इंटरनल एम्प्लॉइज भी क्या हो सकते हैं, इंटरनल ऑडिटर हो सकते हैं। तो वहां पे इंडिपेंडेंस को मेंटेन जरूर करना है, लेकिन वहां पे इंडिपेंडेंस का लेवल उतना ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होता है जितना स्टैट्यूटरी ऑडिटर का होता है। तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर को इंडिपेंडेंस का स्ट्रिक्टनेस या उसका जो सीरियसनेस है वो ज्यादा होता है। तो मैं कंक्लूड कर सकता हूं कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स आर मोर इंडिपेंडेंट देन द इंटरनल ऑडिटर्स। इसका मतलब ये नहीं है कि इंटरनल ऑडिटर इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, इंटरनल ऑडिटर भी इंडिपेंडेंट होते हैं। ओके चलिए तो बात करते हैं किसकी, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, टाइटल इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। उसके बाद एड्रेसी, एड्रेसी कौन होगा? यूजुअली एड्रेसी कौन होता है आपका शेयर होल्डर, यानी कि टू द मेंबर्स। तो हम लिखेंगे इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट एंड लिखेंगे टू द मेंबर्स ऑफ सो एंड सो कंपनी। तो यह टाइटल ये रहा एड्रेसी। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपका ओपिनियन। कि आप ओपिनियन क्या दोगे? तो दिस फर्स्ट सेक्शन ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट शैल इंक्लूड द ऑडिटर्स ओपिनियन एंड शैल हैव द हेडिंग ओपिनियन। तो ओपिनियन हेडिंग के अंदर आप ये सारी बातें लिखेंगे। अब ये ओपिनियन सेक्शन के अंदर आप क्या क्या लिखोगे? आप पहले लिखोगे कि कौन से एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने ऑडिट किए है। तो कौन सा एंटिटी है आप लिखेंगे, वी हैव ऑडिटेड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सो एंड सो कंपनी। तो पहले कंपनी का नाम लिखेंगे, वी हैव ऑडिटेड दिस एंड दिस कंपनी। उसके बाद फिर आप लिखेंगे कि हमने उस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट किया हुआ है।
मतलब वी हैव ऑडिटेड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सो एंड सो कंपनी, कंपनी का नाम हुआ और हमने किसका ऑडिट किया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट किया है, बिकॉज वी आर अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करते हैं। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं उसका टाइटल आप लिखेंगे, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्राइज ऑफ सो एंड सो, बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, नोट्स टू अकाउंट्स वगैरह वगैरह। तो वो टाइटल को आप लिखेंगे और फिर लिखेंगे कि हमने नोट्स टू अकाउंट्स का भी ऑडिट किया हुआ है और उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डेट क्या है और उससे पीरियड कवर्ड किया, यानी कि कौन से ईयर का कौन से डेट का, यानी कि बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च सो एंड सो, P&L फॉर द ईयर सो एंड सो। तो ये आप लिखेंगे। क्या क्या लेंगे ओपिनियन में? ओपिनियन में दो पैराग्राफ होंगे। पहला पैराग्राफ होगा इंट्रो का, इंट्रो के अंदर सब बात लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे एंटिटी का नाम, फिर लिखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट किया है, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के टाइटल्स को लिखेंगे, उसके बाद नोट्स टू अकाउंट्स का रेफरेंस देंगे और फिर उसके बाद लिखेंगे कौन से डेट का और कौन से पीरियड की ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। और फिर आप क्या करेंगे? अपना ओपिनियन जो है वहां पे देंगे। अब ओपिनियन के अंदर कौन सा फ्रेमवर्क है उस तरफ से ओपिनियन बदलता है, उसको भी थोड़ा सा हम पेंडिंग मार्क करेंगे, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। और फिर जो नेक्स्ट पैराग्राफ आएगा वो किसका आएगा बोलो? आपके ओपिनियन का। तो वापस एक बार, ओपिनियन पैराग्राफ के अंदर जो है वो दो सेक्शंस होते हैं। पहला सेक्शन होगा आपका इंट्रो का और दूसरा एक्चुअली आपके ओपिनियन का, यानी कि 700 के अंदर अनमॉडिफाइड ओपिनियन का पैराग्राफ दिया हुआ है। क्या होता है देखेंगे तो इंट्रो होगा, ओपिनियन होगा। इंट्रो के अंदर आप क्या लिखेंगे कि हमने कौन से एंटिटी का ऑडिट किया है, को इस एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट किया है, फिर टाइटल ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखेंगे, नोट्स टू अकाउंट्स का रेफरेंस देंगे और फिर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डेट क्या है और पीरियड क्या है वो इसके अंदर लिखेंगे। चलिए एक ओपिनियन पैराग्राफ देख लेते हैं तो और थोड़ी बातें जो है वो आपकी क्लियर हो जाएगी। यस, ये रहा आपका इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। वेट, यस, तो टाइटल देखिए क्या लिखा हुआ है, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। एड्रेस ही क्या दिया है? टू द मेंबर्स ऑफ एबीसी कंपनी एंड रिपोर्ट ऑन द स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हाँ, इसके अंदर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का भी रिपोर्ट हो सकता है, लेकिन बेसिक वैनिला वाला हम लोग लेते हैं स्टैंड अलोन वाला। तो उस स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या होता है वो अभी हम लोग देख रहे हैं। अब बात करते हैं ओपिनियन की। ये हो गया टाइटल, ये हो गया एड्रेस ही, ये बात करते हैं ओपिनियन। ओपिनियन में देखो दैट वी हैव ऑडिटेड द स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमने किसका ऑडिट किया है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट किया हुआ है। किसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट? किसी कंपनी की। कौन सी कंपनी है? तो कंपनी का नाम हो गया, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रेफरेंस आया। अब उसके अंदर क्या क्या है? टाइटल ऑफ ईच फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एलिमेंट, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, statement of cash flow for the year including the summary of significant accounting policy, returns वगैरह, branch auditors, other explanatory information वगैरह वगैरह वगैरह। और उसका फिर पीरियड क्या है? 31 मार्च so and so and for the return period ended by the audited by the branch auditor, सॉरी ये नहीं, इंक्लूडिंग द P&L अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंज फॉर द ईयर एंडेड। यानी कि इसके अंदर क्या हुआ? कंपनी का नाम आया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नाम आया, टाइटल ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसका डेट क्या है, उसका पीरियड क्या है। तो ये होगा आप क्या बोलो? इंट्रो वाला पैराग्राफ। तो दिस इज योर इंट्रो वाला पैराग्राफ। और फिर यहां पे सेकंड पैराग्राफ जो है वो आएगा आपका ओपिनियन वाला पैराग्राफ। तो ओपिनियन क्या देंगे? एज आई टोल्ड यू कि एसए 700 के अंदर आपको अनमॉडिफाइड ओपिनियन का फॉर्मेट दिया हुआ है। मॉडिफाइड ओपिनियन का फॉर्मेट उस रिस्पेक्टिव एसए में आएगा जो हम लोग आगे कवर करते हुए चलेंगे। तो ओपिनियन कैसा होगा? देखिए ओपिनियन में क्या लिखा हुआ है? दैट इन आवर ओपिनियन and to the best of our information and according to the explanation given to us, aforesaid standalone financial statement gives us, okay, दो बातें यहां पे देखनी है, it gives us the information required by the act। तो ये पहला पॉइंट आएगा, what it gives us, information required by the act and it gives us true and fair view। ये तो दो बातें आपने क्या करनी, लिखनी है। आई बात समझ में? तो ओपिनियन पैराग्राफ में आप दो बातें लिखेंगे, दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव्स अस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव्स अस व्हाट? दैट इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय एक्ट एंड साथ साथ इट गिव्स अस व्हाट? द ट्रू एंड फेयर व्यू।
ओके तो ओपिनियन पैराग्राफ जो इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन में, आपको इस पे सवाल बन सकते हैं, तो उसको हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक आएगा इंट्रो वाला और दूसरा आएगा ओपिनियन वाला। इंट्रो में लिखेंगे एंटिटी का नाम, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रेफरेंस, टाइटल ऑफ ईच फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डेट एंड पीरियड कवर। और ओपिनियन के अंदर जो सेकंड पैराग्राफ है उसके अंदर लिखेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव्स अस इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय एक्ट एंड इट आल्सो गिव्स अस ट्रू एंड फेयर व्यू। तो इट गिव्स यू टू गिव्स, ओके टू गिव्स इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द एक्ट एंड ट्रू एंड फेयर व्यू। तो ये रहा आपका क्या बोलो ओपिनियन का पैराग्राफ, जिसके ऊपर आपको एग्जामिनेशन में सवाल देखने को मिल सकता है। तो ये रहा आपका क्या बोलो ओपिनियन पैराग्राफ। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो पैराग्राफ है वो आएगा आपका बेसिस फॉर ओपिनियन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इस पे भी एग्जामिनेशन में सवाल बनते हैं। आपने ओपिनियन तो दे दिया, चाहे आपका ओपिनियन अनमॉडिफाइड हो चाहे आपका ओपिनियन मॉडिफाइड ओपिनियन हो, आपको इसका बेस लिखना है कि किस बेस पे आपने कहा है कि हमारा ये ओपिनियन है। हमने बोला ट्रू एंड फेयर व्यू, हमने बोला नॉट ट्रू एंड फेयर व्यू, हमने डिस्क्लेमर दिया, किस बेस पे आपने कहा है। तो बेसिस फॉर ओपिनियन भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन में। तो बेसिस फॉर ओपिनियन पे सवाल बनेगा तो आप क्या लिखोगे, देखो यहाँ पे क्या लिखना है कि बेसिस फॉर ओपिनियन में लिखिएगा दैट हमने पहले ऑडिट कंडक्ट किया है एज पर एसे। हम बिना ऑडिट किए ये नहीं बता रहे कि हमारा ये ओपिनियन है। अगर मैंने कहा ट्रू एंड फेयर व्यू तो मैं बताता हूं कि मैंने ऑडिट किया है, बिना ऑडिट किए मैं ये नहीं बताऊंगा कि ये सही है या गलत है। तो मैंने ऑडिट किया है, वो भी किसको फॉलो करते हुए, स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए। फिर मैं लिखता हूं कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ठीक है, कि मेरी इस ऑडिट के रिलेटेड क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, उसको मैं अलग से ऑडिटर के रिस्पॉन्सिबिलिटी के पैराग्राफ में भी लिखता हूं। उसको हमको वहां पे डिस्कस करना है कि मैंने ऑडिट किया है एज पर ऐसे, और मेरे ऑडिट करने के टाइम पे जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरी थी उसको मैंने पूरा किया हुआ है। उसके बाद मैं क्या हूं, इंडिपेंडेंट हूं और मैंने एथिकल रिक्वायरमेंट को फॉलो किया हुआ है। मतलब ऑडिट करते समय मैं इंडिपेंडेंट हूं, मैं बायस नहीं हूं, मैं अनबायस्ड हूं, मैं ऑब्जेक्टिव हूं, मैं सब्जेक्टिव नहीं हूं, और मैंने एथिकल रिक्वायरमेंट जैसे इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, इन सबको मैंने फॉलो किया हुआ, जो कि मेरे को कोड ऑफ एथिक्स ने बताया हुआ है, इसलिए मेरा ओपिनियन जो है वो सही है। एंड लास्ट वन, दैट आई बिलीव दैट आई हैव ऑब्टेन द सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन ऑडिट एविडेंसेस व्हिच प्रोवाइड मी द बेस फॉर ओपिनियन। यानी कि मैंने ऑडिट किया है, ऑडिट के अंदर मैंने एविडेंस ऑब्टेन किया है, उसके बाद ही मैं ओपिनियन दे रहा हूं। मैं इंडिपेंडेंट हूं, मैंने एथिकल रिक्वायरमेंट को पूरा किया है, और जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऑडिट करने के लिए थी वो पूरा का पूरा मैंने कंप्लीट किया हुआ है। तो वापस एक बार बेसिस फॉर ओपिनियन में क्या लिखेंगे, ये रहा आपका ओपिनियन पैराग्राफ। अब आप बेसिस फॉर ओपिनियन में क्या लिखेंगे, मैं आप लिखता हूं बेसिस फॉर ओपिनियन। तो बेसिस फॉर ओपिनियन में चार बातें लिखता हूं मैं। पहली बात मैं लिखता हूं कि मैंने ऑडिट किया हुआ है एज पर ऐसे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। फिर मैंने ऑडिट करने के बाद उसके अंदर सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन किए हुए हैं, दैट इट इज माय बेस फॉर एक्सप्रेसिंग माय ओपिनियन। थोड़ा सा मैं सीक्वेंस चेंज करूं ताकि आप सीक्वेंस में याद करो कि मैंने ऑडिट किया है और ऑडिट के अंदर मैंने एविडेंस ऑब्टेन किया है जिसके बेस पे मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूं। फिर साथ साथ मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर चुका हूं, मेरी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी जिसका सेपरेट पैराग्राफ मैं यहां पे देने वाला हूं, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने पूरी करी हुई है। और चौथा, ऑडिट करते समय मैं इंडिपेंडेंट था और मैंने एथिकल रिक्वायरमेंट को भी क्या किया हुआ है, पूरा किया हुआ है। एथिकल रिक्वायरमेंट को भी मैंने पूरा किया हुआ, ये है मेरा बेसिस फॉर ओपिनियन। तो बेसिस फॉर ओपिनियन भी आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ हो सकता है। वापस एक बार बेसिस फॉर ओपिनियन में क्या लिखोगे कि मैंने ऑडिट किया एज पर ऐसे, मैंने सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन किए हैं, मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा किया हुआ है, और मैं इंडिपेंडेंट था और मैंने एथिकल रिक्वायरमेंट को भी पूरा किया हुआ है। आप देखोगे फॉर्मेट के अंदर आप बेसिस फॉर ओपिनियन पैराग्राफ में कई सारी बातें देखने को मिल जाएगी। देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट, दैट वी हैव कंडक्टेड द ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये थी, मैं इंडिपेंडेंट था और मैंने एथिकल रिक्वायरमेंट को पूरा किया हुआ है, और साथ साथ आई हैव ऑब्टेन द सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस व्हिच विल बी द बेस फॉर माय ओपिनियन। तो बेसिस फॉर ओपिनियन में यह आएगा, टाइटल हुआ, एड्रेस ही हुआ, ओपिनियन के अंदर दो पैराग्राफ, और ये आपका क्या बोलो बेसिस फॉर ओपिनियन, जो कि एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, ओपिनियन एंड बेसिस फॉर ओपिनियन। ओके, आगे गोइंग कंसर्न ऐसे 570 के अंदर डिटेल में कवर होने वाला है। पहले ये अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ में कवर हो जाता, लेकिन अभी यहाँ पे कवर नहीं होता है, या अभी गोइंग कंसर्न के ऊपर सेपरेट पैराग्राफ आता है। ऐसे 570 पढ़ेंगे तो ये पैराग्राफ में क्या लिखना है वो भी आपको पता चल जाएगा कि ऑडिट मैटर्स ऐसे 701 के अंदर कवर होने वाला है, तो यहां पे नहीं देखेंगे। हाँ, आगे बढ़ेंगे, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दो रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
पहला फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना, और उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के टाइम पे जो इंटरनल कंट्रोल्स है उसको इंप्लीमेंट करना, और साथ साथ गोइंग कंसर्न अजम्पशन को असेस करना। तो बेसिकली दो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी में दो, एक नंबर और ये 2 नंबर। आई बात समझ में? वापस एक बार, व्हाट इज द मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट? एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की है। मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाएगा, उसको ऑडिटर के सामने रखेगा, ऑडिटर ऑडिट करेगा, अपना रिपोर्ट मेंबर को देगा, मेंबर फिर अपना डिसीजन उसके ऊपर लेंगे। सही बात है? तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेजमेंट, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बना के देंगे, हम नहीं बनाएंगे। पता चला ऑडिटर ऑडिट करने के लिए चला गया और मैनेजमेंट बोल रहा है, अरे ऑडिटर तुमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं लाए, हमको तो लगा कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के लेके आओगे। अरे मैं ही अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाऊंगा और मैं ही उसको चेक करूंगा तो ये सेल्फ रिव्यू थ्रेट नहीं होएगा, ये तो सेल्फ रिव्यू थ्रेड हुआ ना। मैं अपनी गलती को कैसे निकालूंगा? मैं तो उन लोगों की गलती निकालूंगा जो बाकी के लोग हैं। तो मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाएगा, उसका ऑडिट मैं करूंगा, तो मैं इंडिपेंडेंट हूं। तो मैनेजमेंट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आप बनाएंगे। अच्छा, ये बातें हम रिपोर्ट में क्यों लिख रहे हैं? ये तो हमको ऑलरेडी पता है। देखो, ये बात तुमको पता है, ये बात मुझको पता है, ये मेंबर को नहीं पता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए किसने। मेंबर को तो क्या लगेगा, सीए है, अकाउंटिंग करता है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसने बनाए होंगे, और ये क्या हमको अपनी गलती बता रहा है। तो रिपोर्ट के अंदर ऑडिटर ये लिख करके स्पेसिफिकली मेंबर को बताएगा कि हे मेरे मेंबर्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैंने नहीं बनाए हैं, ये तो मैनेजमेंट ने बनाया हुआ है। आई बात समझ में? तो बड़े लॉजिकली प्रैक्टिकली वे में आपको इसको एसेस को पढ़ना है, सारे एसेस, बस यही नहीं सारे एसेस, बिकॉज अगर आप रियलिटी में प्रैक्टिकल अप्रोच से अगर इस ऑडिट को पढ़ोगे तभी आपको इसके अंदर मजा आने वाला है, अदरवाइज फिर मजा आने वाला नहीं है। आपको तो ये ऐसे का टेक्स्ट लगेगा, बस ले लो, रट लो, 4-5 क्वेश्चंस है, ये कर लो और आप निकल जाओगे। रियलिटी में प्रैक्टिकल लाइफ में आपको इसका कोई इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आएगा, या फिर उसको ठीक तरीके से इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे। लॉजिकली प्रैक्टिकल एंगल से अगर आप इसे को देखोगे तभी आपको इसकी बातें जो है वो दिमाग में बैठने वाली है, एग्जामिनेशन के भी मजा आएगा, और जब आप आर्टिकल में जाओगे, जब सीए बन जाओगे, तब भी आपको क्या होगा, इसके अंदर पढ़ने का मजा आएगा। ठीक है, चलिए तो वापस एक बार आते हैं यहां पे कि मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप बनाओगे। ये मैंने लिखा कि ये प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, और उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए जो इंटरनल कंट्रोल चाहिए ना, वो भी मैनेजमेंट ने ही बनाया है। सर, इंटरनल कंट्रोल का रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट का है तो हम क्यों लिख रहे हैं? देखिए, बेसिकली अगर आपकी इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है, व्हाट इज इंटरनल कंट्रोल? जैसे किसी भी एक्टिविटी को, एंटिटी के अंदर बहुत सारे एक्टिविटीज हो रहे हैं, उन एक्टिविटीज को स्मूथली फंक्शन करने के लिए, इफेक्टिवली ऑपरेट करने के लिए आपके पास कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए। वो रूल्स एंड रेगुलेशंस का मतलब होता है इंटरनल कंट्रोल। जैसे फॉर एग्जांपल, आज मानो हमारे क्लास के अंदर हम कोई एक्सपेंस करेंगे, कैश एक्सपेंसेस, तो कैश एक्सपेंस करने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए। ऐसे कोई भी हवा में उठ करके एक्सपेंस नहीं करेगा, एक्सपेंस करने के लिए अथॉरिटी होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास स्टाफ है, तो स्टाफ को मैंने अथॉरिटी दिया हुआ है कि 5,000 रुपयों तक आप अपने से, बिना हमको पूछे, अपने से एक्सपेंस कर सकते हो फॉर दी इफेक्टिव ऑपरेशन। हमेशा हमको आके पूछोगे तो डिसीजंस कहीं ना कहीं छोटे मोटे डिलेड हो जाएंगे, तो मेक श्योर करना कि छोटे मोटे डिसीजन जो है वो आप ही लीजिएगा। 5,000 रुपए तक अगर कोई कैश एक्सपेंस आपको इनकर करना है तो वो अपने से करिएगा। हाँ, लेकिन जैसे ही 5,000 के ऊपर चला गया तो आपने हम में से किसी एक को पूछना है कि सर ये एक्सपेंस करना है, हम करें या नहीं करें। अगर हमारा ऑथराइजेशन आएगा तभी आप वो एक्सपेंस करेंगे, अदरवाइज वो एक्सपेंस करना सही नहीं है, हम ये एक्सपेंस ऑथराइज नहीं करते। इसको बोलते कैश एक्सपेंस। इस एक्टिविटी को, इस ट्रांजैक्शन को इंटरनल कंट्रोल से गवर्न करना, उसके लिए रूल्स रेगुलेशन बनाना, इसको बोलते हैं इंटरनल कंट्रोल। ये इंटरनल कंट्रोल जो है वो हर एक ट्रांजैक्शन के लिए होते हैं, चाहे वो सेल्स हो, चाहे वो परचेस हो, चाहे वो कोई रेगुलर ऑपरेशनल एक्टिविटी हो, चाहे कुछ भी हो। तो फाइनेंशियल कंट्रोल्स भी होते हैं और ऑपरेटिंग कंट्रोल भी होते हैं। तो ये जो कंट्रोल्स है अगर वो सही बैठ गए तभी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बनेंगे। ऐसे कैसे? जैसे मैंने कहा कि कैश एक्सपेंसेस के लिए कोई इंटरनल कंट्रोल ही नहीं है, तो अगर ऐसा है तो कोई भी पर्सन जितना चाहे एक्सपेंस करेगा, उसको अकाउंट फॉर ही नहीं करेगा, कोई ऑथराइजेशन ही नहीं है। तो बताएंगे जो ट्रांजैक्शन जिसके ऊपर कंट्रोल नहीं है, वो ऐसे हवाबाजी में ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, क्या उसका डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर मेंटेन होगा? द आंसर इज नो।
अगर उसका डॉक्यूमेंटेशन सही में प्रिपेयर नहीं होगा तो क्या उसका अकाउंटिंग सही से प्रिपेयर होगा? द आंसर इज नो। और अकाउंटिंग सही नहीं होगा तो क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बनेंगे? द आंसर इज नो। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की है, लेकिन उसके इंटरनल कंट्रोल्स को भी मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मैनेजमेंट की है। तो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी दो है, नंबर वन टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर AFRF, एंड नंबर टू टू डिजाइन, इंप्लीमेंट एंड मेंटेन द इंटरनल कंट्रोल। एंड द सेकंड थिंग आएगा आपकी गोइंग कंसर्न वाली। अब ये सेकंड पॉइंट जो है वो याद करना थोड़ा सा मुश्किल है, बिकॉज वो लिंक नहीं है। जैसे मैंने कहा ना कि इस एसएस को जो है वो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट के एंगल से लिखा हुआ है, तो स्टूडेंट को दो पॉइंट्स के ऊपर लिंक लगाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है कि ये गोइंग कंसर्न का पॉइंट कैसे याद रखे। भाई कैसे भी है, जैसा भी है, आपको याद करना होगा। तो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? दैट टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर AFRF एंड टू मेंटेन द इंटरनल कंट्रोल, एंड नंबर टू टू असेस द गोइंग कंसर्न। बेसिकली इसकी एडिशनल चर्चा जो होगी, जो डिटेल डिस्कशन होगा, वो 570 में हो जाएगा। अब यहां पे बस एक लाइन याद करने का है, टू असेस द गोइंग कंसर्न अजम्पशन। गोइंग कंसर्न अजम्पशन क्या होता है? जैसे नियर फ्यूचर में कंपनी जो है वो आगे बढ़ेगी, हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बना रहे हैं वो उस एंगल से बना रहे हैं कि मेरी कंपनी जो है वो आगे आने वाले फ्यूचर के अंदर भी चलने वाली है, इसलिए मैंने लिक्विडेशन बेस पे नहीं बनाया हुआ है, मैंने उसको गोइंग कंसर्न बेस पे बनाया हुआ है। हम प्रोविजंस का एंट्री पास करते हैं, हम डिप्रिसिएशन लगाते हैं, तो ये सारे गोइंग कंसर्न अजम्पशन पे बने हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फीचर्स है। अगर लिक्विडेशन बेस पे बनाना है तो मैं डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली क्या करूंगा? मैं डायरेक्टली डाल दूंगा क्या, सारा का सारा असेट का जो अमाउंट है वो यहां पे डाल दूंगा। आई बात समझ में? बिकॉज आई हैव टू लिक्विडेट माई कंपनी, मेरे को लिक्विडेशन बेस पे बनाना है। गोइंग कंसर्न पे बनाना है तो उसको असेस करना होगा, और उसको असेस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मैनेजमेंट की है। कि हमारे पास ऐसे कोई इवेंट्स नहीं है, ऐसे कोई इंडिकेटर्स नहीं है जो हमको ये इंडिकेट करे कि हमारी कंपनी आगे आने वाले फ्यूचर के अंदर सही नहीं चलने वाली है, इसका कोई इंडिकेशन नहीं है। जैसे कि कंपनी बहुत सालों से एक परसिस्टेंट नेगेटिव कैश फ्लो जनरेट कर रही है, कंपनी बहुत सालों से लॉस मेकिंग चल रही है, कंपनी के की मैनेजर पर्सन जो है, जो छोड़ के कंपनी को जा रहे हैं, जैसे कि इन्फोसिस के अंदर हुआ था कि जब नारायण मूर्ति जी ने रिजाइन किया तो मेजॉरिटी डायरेक्टर्स ने रिजाइन कर दिया, तो यहाँ पे लॉस ऑफ की मैनेजर पर्सन है। अगर यही लोग नहीं रहेंगे तो कंपनी आगे कैसे चलेगी? तो गोइंग कंसर्न कंपनी का फ्यूचर में चलने का जो प्रोबेबिलिटी है, जो कि हम लोग कहेंगे नियर फ्यूचर में कंपनी जो चलेगी उसका चांस प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। किंगफिशर एयरलाइन की बात करेंगे तो वो लोग अपने एम्प्लॉइज का पैसा देने के लिए, सैलरी देने के लिए उनके पास पैसा नहीं, अपना लोन का पैसा चुकाने के लिए उनके पास पैसा नहीं है, तो कंपनी आगे कैसे चलेगी? नहीं चलेगी। गोइंग कंसर्न पे डाउट है। तो इन सारे पैरामीटर्स को 570 में इंडिकेटर्स, ऑपरेशनल इंडिकेटर्स, फाइनेंशियल इंडिकेटर्स, अदर इंडिकेटर्स, अगर इनमें से कुछ इंडिकेटर आपको दिख रहे हैं तो आप समझो गोइंग कंसर्न के लायक नहीं है। आपने उसको असेस करना है कि क्या मेरी कंपनी नियर फ्यूचर में कंटिन्यू कर सकती है या नहीं कर सकती है, इसको बोलते हैं असेसिंग दी गोइंग कंसर्न। तो मैनेजमेंट ने दो बातें करनी है, दो रिस्पॉन्सिबिलिटी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना और उसकी इंटरनल कंट्रोल्स को मेंटेन करना, और साथ साथ असेसिंग दी गोइंग कंसर्न, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये क्या करेगा ऑडिटर? ये ऑडिटर अपने रिपोर्ट में लिखेगा। तो नेक्स्ट पैराग्राफ जो इंपॉर्टेंट होगा वो होगा आपका मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो क्या लिखेगा मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी में? लिखेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को AFRF के हिसाब से बनाना, साथ साथ इंटरनल कंट्रोल को मेंटेन करना और गोइंग कंसर्न को असेस करना, ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये दो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ में देखोगे, नीचे अगर आप फॉर्मेट में देखोगे तो आप यही पाओगे। ये सी रहा मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके अंदर क्या लिखा है देखो, दैट द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर AFRF, सेक्शन 134 सबसेक्शन 5 के अंदर डायरेक्टर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच गिव्स अस ट्रू एंड फेयर व्यू विच आर एज पर दी जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, यानी कि AFRF के हिसाब से बनाना, 133 यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करना वगैरह वगैरह, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। साथ साथ क्या कर रहा भाई मैं, साथ 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 इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स को मेंटेन करना, डिजाइन करना, इंप्लीमेंट करना, मेंटेन करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और फिर मैनेजमेंट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर असेसिंग द एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, यानी कि गोइंग कंसर्न को असेस करना भी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आई बात समझ में? तो वापस एक बार यहाँ पे देखिए हमारे कौन कौन से पॉइंट हो चुके हैं। हमारे टाइटल हो चुका है, एड्रेसी हो चुका है, ओपिनियन हो चुका है, बेसिस फॉर ओपिनियन हो चुका है, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो चुकी है,
ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी का पैराग्राफ जो है वो अभी हम लोग यहाँ पे कवर नहीं करेंगे, बिकॉज ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तब कवर होगी जब हम सारे के सारे एसे पढ़ेंगे, बिकॉज ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी एसएस 700 बस ये नहीं बताएगा, बाकी जितने भी सारे एसेस हैं उन सब एसेस को पढ़ने के बाद आपको समझेगा, बिकॉज इसके अंदर बाकी एसेस का भी रेफरेंस है, अभी बताऊंगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बाकी सारी एसेस को कवर करने के बाद देखेंगे। तो ये वाली बात है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट हम लोग क्या करेंगे, जब पूरा पूरा एसे खत्म करेंगे उसके बाद ही कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा वो आपका सिग्नेचर का, बताएंगे सिग्नेचर पे 2-3 मार्क का क्वेश्चन बना सकते हैं। ओके, सिग्नेचर पे सवाल आया हुआ है, तो बताएंगे मुझको सिग्नेचर कौन करेगा। भैया ऑडिटर ऑडिट करेगा तो वही साइन करेगा ना, लेकिन ऑडिटर 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक होगा आपका इंडिविजुअल ऑडिटर और एक होगा पार्टनरशिप ऑडिटर। तो अगर मान लो इंडिविजुअल कोई सोल प्रोप्राइटर है, अगर वो ऑडिट करेगा तो वो अपने नाम पर साइन करेगा, और अगर मान लो कोई पार्टनरशिप फर्म है तो अपॉइंटमेंट किसके नाम पे होगी, फर्म के नाम पे होगी, तो साइन कौन करेगा, उसके अंदर कोई भी पार्टनर जो है वो साइन कर सकता है। बेसिकली जो एंगेजमेंट पार्टनर होता है, यानी कि मान लो कोई एबीसी फर्म है, उसके अंदर ए पार्टनर है, ए पार्टनर ने उस कंपनी को ऑडिट किया है, तो एबीसी फर्म के बिहाफ पे ए पार्टनर साइन करेगा। सर अगर ऑडिट ए ने किया है तो क्या बी साइन कर सकता है? द आंसर इज यस, कोई भी एंगेजमेंट कोई भी पार्टनर जो है वो उसको साइन कर सकता है फर्म के बिहाफ पे, ठीक है। सर ऐसा कब होता है? देखिए आपने सीलिंग लिमिट वगैरह सुना होगा, 20 का सीलिंग लिमिट वगैरह होता है। तो मान लो अगर ए बी सी 3 ऑडिटर है, ऑडिट मान लो ए ने किया है लेकिन उसका 20 का सीलिंग लिमिट एग्जॉस्ट हो चुका है, और बी का 19 कंपनीज को ऑडिट हुआ है, अब वो एक सिग्नेचर कर सकता है। तो ऑडिट भले ही ए नहीं किया है लेकिन साइन भी करेगा, ये प्रैक्टिकल बात है, ये आपको स्टैंडर्ड्स ऑन रीडिंग में बताया हुआ नहीं, मैं एडिशनल बता रहा हूं जो प्रैक्टिकली रियलिटी वर्ल्ड में होता है। तो ऑडिट ए ने किया, बी साइन कर सकता है, आई बात समझ में? ऐसा हो सकता है, लेकिन समझो एबीसी फर्म है और ए ने ऑडिट किया है तो इट इज एक्सपेक्टेड दैट कि ए साइन करे, ए साइन नहीं कर सकता है उस लिमिट के वजह से, तो बाकी ऑडिटर जो है वो साइन कर सकते हैं, बाकी पार्टनर साइन कर सकते हैं। तो इंडिविजुअल अगर कोई सी है तो वो खुद अपने पर्सनल नाम में जो है वो साइन करेगा, और अगर मान लो फर्म अपॉइंटेड है तो कोई भी ऑडिटर जो साइन करेगा इन द नेम ऑफ द ऑडिट। जब साइन करने के टाइम पे याद रखना कि अपना मेंबरशिप नंबर लिखना जो आईसीआई ने दिया हुआ है, और अगर फर्म है तो फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर भी जो है वो आपको लिखना है। तो साइनिंग पे भी एक बेसिकली आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो ये रहा आपका साइनिंग वाला पार्ट, यहां पे लिखता हूं मैं साइनिंग वाला पार्ट। तो साइन कौन करेगा? अगर मान लो इंडिविजुअल सीए है तो वो खुद सीए साइन करेगा, और अगर फर्म है तो आपका एंगेजमेंट पार्टनर आउट ऑफ द फर्म साइन करेगा। अगर इंडिविजुअल सी है तो अपना मेंबरशिप नंबर लिखेगा, फर्म है तो फर्म रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेगा, फर्म है तो दोनों भी आपको लिखना पड़ेगा। यानी कि फर्म है तो मेंबरशिप नंबर, सीए का नाम उसका सिग्नेचर, फर्म रजिस्ट्रेशन नंबर, इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल सीए का नाम, अपना मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन नंबर, वो सब कुछ आपको यहाँ पे लिखना है। तो ये हुआ आपका क्या बोलो साइनिंग वाला पार्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन एक छोटी सी पॉइंट है, दैट इज प्लेस ऑफ सिग्नेचर। आपने कौन से सिटी में बैठ करके साइन किया वो यहाँ पे लिखना है। जैसे मान लो मेरी फर्म मुंबई की है, कंपनी भी मुंबई की है, मैंने ऑडिट भी मुंबई में किया है, लेकिन उसका रिपोर्ट मैंने दिल्ली में साइन किया है, तो प्लेस ऑफ सिग्नेचर आएगा आपका दिल्ली, मुंबई नहीं आएगा। देखो मैंने क्या बोला, मैं मुंबई का हूं, मैं मुंबई में ऑडिट करता हूं, मुंबई की कंपनी को ऑडिट किया है लेकिन मैंने साइन दिल्ली में किया, उसका रिपोर्ट मैंने दिल्ली में साइन किया, तो मैं दिल्ली लिखूंगा एज अ प्लेस ऑफ सिग्नेचर। और डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट क्या होगा? बेसिकली आप ऑडिट करने के बाद ही आपका वो डेट आएगा, कभी भी डेट आपकी अर्लियर देन द ऑडिट नहीं होगी। जब आपने SAE ऑप्टेन की एविडेंस ऑप्टेन किया है उसके बाद ही आपका साइन होगा, उसके बाद ही आपका डेट आएगा, उसके पहले डेट नहीं आएगा। यानी पता चला फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डेट जो है वो है आपका 30 अप्रैल और ऑडिट रिपोर्ट का डेट है 15 अप्रैल, ऐसे नहीं हो सकता है ना। हमेशा याद रखना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डेट के बाद वाला ही रिपोर्ट का आपके ऑडिट रिपोर्ट का डेट होगा, और वो भी आपके ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन करने के बाद वाला डेट होगा। इन शॉर्ट ऑडिट करने के बाद ही क्या करेंगे, आप अपना रिपोर्ट का डेट लिखेंगे, सही बात है। एंड लास्ट वन आएगा आपका एक यूडिन, एक नया पॉइंट है यूडिन वाला। व्हाट इज दिस यूडिन? यूडिन स्टैंड्स फॉर यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर। आज 1 फरवरी 2019 के बाद इंस्टीट्यूट ने एक मैंडेटरी किया हुआ है क्या, कि कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट जो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो किसी भी सर्टिफिकेट को साइन करेगा या किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सर्टिफाई करेगा, साइन करेगा, तो कंपल्सरली उसको एक यूडिन जनरेट करना है, एक यूनिक डॉक्यूमेंट नंबर जनरेट करना है, जो आईसीआई के यूडिन पोर्टल पे मिल जाएगा। आपने बस करना क्या है, उस डॉक्यूमेंट, उस सर्टिफिकेट, उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कुछ कंटेंट को वहां पे डाल करके उसका एक यूडिन जनरेट करना है, वो नंबर आपका जनरेट
सर्टिफिकेट होगा उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट का, उसको अपने उस डॉक्यूमेंट में लिखना है और साइन करना है। ये क्यों? बिकॉज ऐसा देखा गया है कि कोई थर्ड पर्सन जो कि सीए नहीं है वो आपके सिग्नेचर को क्या करे, मिसलीड करे, सीए मेंबर को मिसलीड करे, सिग्नेचर फोर्ज करे। तो अगर मान लो मेरा सिग्नेचर कोई भी फोर्ज कर सकता है, सिग्नेचर देखो फोर्ज कर लिया, लेकिन उसके पास यूडिन नहीं होगा, यूडिन मेरे पास ही होगा, तो आज मैं अपने यूडिन पोर्टल पे जाकर के क्रॉस वेरीफाई कर सकता हूं कि ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट मैंने साइन किया है या नहीं किया। अगर मान लो मेरे यूडिन के पोर्टल पे होगा, अगर उस लिस्ट में दिख गया तो मैं समझूंगा इसको मैंने साइन किया। अगर मान लो यूडिन वहां पे नहीं है और मेरा सिग्नेचर है तो वो डॉक्यूमेंट मैंने साइन किया हुआ नहीं है। तो ये क्रॉस रेफरेंसिंग वाला पॉइंट है कि कोई भी सीए का सिग्नेचर मिसयूज ना करे, इसलिए एक यूडिन जनरेट करके आपको रखना है जो पोर्टल पे आपको मिल जाएगा, जो आपके सिग्नेचर के नीचे हमेशा सर्टिफिकेट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नीचे होएगा। तो यहां पे खत्म हो आपका क्या बोलो, दैट इज योर ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट। उसके अंदर ये 4 पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट है, टाइटल एड्रेस वगैरह वो तो इंपॉर्टेंट नहीं है कि ऑडिट मैटर्स, ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, गोइंग कंसर्न, ये रिस्पेक्टिव ऐसे में कवर हो जाएंगे। तो बेसिकली आपका ओपिनियन पैराग्राफ में क्या होगा, ओपिनियन पैराग्राफ में 2 पैराग्राफ होंगे, एक इंट्रो होगा और एक ओपिनियन होगा। इंट्रो में क्या लिखेंगे, एंटिटी का नाम, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रेफरेंस, टाइटल ऑफ ईच फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट्स एंड डेट एंड पीरियड कवर। ओपिनियन में क्या आएगा, इट गिव्स अस 2 गिव्स, नंबर 1 इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय एक्ट एंड इट गिव्स अस व्हाट, ट्रू एंड फेयर व्यू। उसके बाद फिर बेसिस फॉर ओपिनियन में क्या लिखेंगे कि भैया हमने ऑडिट किया है, उसके बाद ही ओपिनियन दे रहे हैं। फिर हमने ऑडिट के अंदर एविडेंस भी ऑब्टेन की है, मैं एथिकल रिक्वायरमेंट, इंडिपेंडेंस को कंप्लाई कर चुका हूं और मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी जो मैंने निभाई है, जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ में लिखा हुआ है। और फिर मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी भैया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एएफआरएफ के हिसाब से बनाना मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। इंटरनल कंट्रोल को डिजाइन इंप्लीमेंट मेंटेन करना ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, और गोइंग कंसर्न को असेस करना ये भी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। साइनिंग इंडिविजुअल सीए तो इंडिविजुअल सीए साइन करेगा, फर्म है तो फर्म का कोई भी पार्टनर, बेसिकली एंगेजमेंट पार्टनर साइन करेगा, मेंबरशिप नंबर और क्या करना है आपको, फर्म रजिस्ट्रेशन का नंबर लिखना है। बस यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके ऑडिट रिपोर्ट के अंदर होते हैं। तो बताएंगे फॉर्मेट के अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे एग्जामिनेशन पॉइंट के, क्या वो आपको क्लियर है? एक 2 मिनट दे रहा हूं, वापस एक बार शांति से इन सारे पॉइंट्स को देखिएगा। चलिए, तो आई गेस आपने इसको पढ़ा हुआ है और सारे के सारे पॉइंट्स आपको क्लियर है। एक छोटा सा क्वेश्चन है जो इंस्टीट्यूट ने बहुत बारी पूछा हुआ है इस टॉपिक के ऊपर, वो है ये नोट नंबर 2, जिसके ऊपर 4 मार्क का या 5 मार्क का क्वेश्चन, बेसिकली 4 मार्क का क्वेश्चन वगैरह बन सकता है। That is, what are the specific evaluations to be made by the auditor while forming an opinion? तो ओपिनियन फॉर्म करने के टाइम पे ऑडिटर ने कौन कौन से स्पेसिफिक इवैल्यूएशन करना है। तो बेसिकली इसका आंसर ये रहा, 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 पार्ट में इसका आंसर है। 6 के 6 पॉइंट आपने लिख दिए तो आपको 4 नंबर मिलेंगे, आपने कुछ पॉइंट मिस कर लिए तो उतने नंबर आपके कम हो जाएंगे। तो ये एक स्पेसिफिक क्वेश्चन बन सकता है, इसके अंदर कोई केस स्टडी बेस या फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं बनेगा, आएगा तो स्ट्रेट अवे क्वेश्चन आएगा कि व्हाट आर द स्पेसिफिक इवैल्यूएशंस टू बी मेड बाय द ऑडिटर व्हाइल फॉर्मिंग एन ओपिनियन। तो उसका आंसर क्या है? तो देखिए यहाँ पे आंसर को याद करने का एक तरीका है, पहले 2 पॉइंट जो है वो अकाउंटिंग पॉलिसी के रिलेटेड है, दूसरा पॉइंट अकाउंटिंग एस्टिमेट के रिलेटेड है, तीसरा पॉइंट इंफॉर्मेशन के रिलेटेड है, फिर चौथा पॉइंट जो है और 5वां पॉइंट जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिलेटेड है। ओके, तो पहला पॉइंट किसके बारे में है? अकाउंटिंग पॉलिसी, दूसरा पॉइंट अकाउंटिंग पॉलिसी, तीसरा पॉइंट अकाउंटिंग एस्टिमेट, चौथा इंफॉर्मेशन, 5वां और छठा जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अगर मैं यहां पे ऐसे लिखता हूं कि व्हाट आर द स्पेसिफिक इवैल्यूएशंस टू बी मेड बाय द ऑडिटर, थैंक यू मामा, specific evaluations to be made by auditor while forming an opinion, तो उसका आंसर क्या होगा? तो जैसे तरीका मैंने बताया हुआ आपको, तरीका क्या है कि पहले 2 पॉइंट जो है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के रिलेटेड है, तीसरा पॉइंट है अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के ऊपर, चौथा पॉइंट है इंफॉर्मेशन के ऊपर,
पांचवा और छठा पॉइंट जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर है। तो पहला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ऊपर क्या है कि एंटिटी ने जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स सिलेक्ट किए हैं और उसको अप्लाई किया हुआ है उसको उन्होंने प्रॉपरली डिस्क्लोज किया हुआ है। ओके, प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग पॉलिसीज which they have selected and which they have applied। ओके, यहाँ पे देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या फिर कैसे अकाउंटिंग पॉलिसीज, बाय मिस्टेक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लिख दिया मैंने, अकाउंटिंग पॉलिसी। तो जो अकाउंटिंग पॉलिसी एंटिटी ने सिलेक्ट किए हैं और जो अप्लाई किए हैं उसको प्रॉपर्ली डिस्क्लोज किया है। ये उन्होंने डिस्क्लोज किया है कि नहीं किया है, ये एक स्पेसिफिक इवैल्यूएशन ऑडिटर ने करना है। बाकी तो ऑडिट करना ही करना है, लेकिन इन पॉइंट्स को स्पेसिफिकली इवैल्यूएट करना है कि जो अकाउंटिंग पॉलिसी उन्होंने सिलेक्ट किया है, जो अप्लाई किया है, उसको प्रॉपर्ली डिस्क्लोज किया है। व्हाट इज अकाउंटिंग पॉलिसीज? जैसे कि डेप्रिसिएशन का अकाउंटिंग पॉलिसी मेथड क्या है, इन्वेंट्री का अकाउंटिंग मेथड क्या, इन्वेंट्री का वैल्यूएशन मेथड क्या है, ये आपका अकाउंटिंग पॉलिसी है। अगर मान लो इस साल उन्होंने फीफो मेथड फॉलो किया, लीफो मेथड फॉलो किया, इस साल वेटेड एवरेज फॉलो किया, या फिर इस साल एसएलएम फॉलो किया, डब्ल्यूडीवी फॉलो किया, क्या अकाउंटिंग पॉलिसी आपने फॉलो किया है उसको आपने जो है प्रॉपर्ली डिस्क्लोज करना है, सो दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आइटम्स के बारे में ज्यादा जानकारी है। तो अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्टेड एंड अप्लाइड शुड बी प्रॉपर्ली डिस्क्लोज, ये आपने यहां पे लिखना है। दूसरा, अकाउंटिंग पॉलिसी जो है वो उन्होंने कंसिस्टेंटली फॉलो की है। कैसे फॉलो किया है? कंसिस्टेंटली फॉलो किया है। मतलब ऐसा नहीं कि पिछले साल कुछ और अकाउंटिंग पॉलिसी था, इस साल कुछ और अकाउंटिंग पॉलिसी है, ऐसा नहीं है। जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी वो अप्लाई करते हैं, जो अप्लाई किया हुआ है उसको उन्होंने कंसिस्टेंटली फॉलो किया है। पिछले साल कुछ और, इस साल कुछ और, ऐसा कुछ नहीं किया हुआ है। उसके बाद अकाउंटिंग एस्टिमेट जो है वो रीजनेबल है। व्हाट इज अकाउंटिंग एस्टिमेट? बेसिकली प्रोविजन की एंट्रीज की वगैरह बात कर रहे हैं। तो मान लो आज कोई प्रोविजंस है, जैसे बहुत ज्यादा प्रोविजंस कंपनी बनाती है, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय पेमेंट्स, ग्रेचुटी, पीएफ, इंश्योरेंस, प्रोविजन फॉर कॉन्टिजेंसीज फंड या प्रोविजन फॉर फ्यूचर एक्सपेंसेस, जो आज हम लोग बना रहे हैं, उसके प्रोविजन जो होने चाहिए वो रीजनेबल होनी चाहिए। व्हाट इज बाय रीजनेबल? कि जो एक्सपेंस डिमांड करता है उतना ही अमाउंट का प्रोविजन है। अननेसेसरी ज्यादा प्रोविजन नहीं बनाया, अननेसेसरी कम प्रोविजन नहीं बनाया है। बेसिकली प्रोविजन जो होता है वो मैनेजमेंट का जजमेंट होता है, और मैनेजमेंट के इस जजमेंट को असेस करना ये ऑडिटर का जजमेंट होता है। तो ऑडिटर के जजमेंट पे मैनेजमेंट का जजमेंट सही है या नहीं है ये असेस करना, मतलब अकाउंटिंग एस्टिमेट्स का रीजनेबल है या नहीं है ये चेक करना। तो चेक करिए अकाउंटिंग एस्टिमेट्स आर रीजनेबल और नॉट। उसके बाद जो इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर है वो RRCU है। व्हाट इज RRCU? R stands for reliable, R stands for relevant, C stands for comparable and U stands for understandable। ओके, तो इंफॉर्मेशन क्या है? RRCU। क्या है बोलो? इंफॉर्मेशन RRCU है कि जो भी इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर दिया हुआ है उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिलेटेड रिलेवेंट है, रिलायबल है, कंपेरेबल है और अंडरस्टैंडेबल है। और फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर 2 पॉइंट है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो एडिक्वेट डिस्क्लोजर देते हैं रिगार्डिंग द मटेरियल ट्रांजैक्शंस एंड मटेरियल इवेंट्स, कि जो भी इस साल में मटेरियल ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स हुए हैं उनका प्रॉपर डिस्क्लोजर उन्होंने दिया हुआ है। एंड लास्ट वन कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जो टर्मिनोलॉजी यूज करी है वो अप्रोप्रिएट है, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जो टर्मिनोलॉजीज है वो क्या है? अप्रोप्रिएट है। मींस व्हाट? कि बैलेंस शीट का नाम बैलेंस शीट ही है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नाम प्रॉफिट लॉस अकाउंट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट का नाम कैश फ्लो स्टेटमेंट है। हमने इंटरचेंजेबल नहीं किया, बैलेंस शीट को कुछ और ही बोल दिया, स्टेटमेंट ऑफ असेट एंड लायबिलिटी। प्रॉफिट लॉस अकाउंट को स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस ऐसे नहीं बोला है। हमने बोला बैलेंस शीट, हमने बोला स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हमने उसको दूसरा नाम दे दिया है। तो जो भी शेड्यूल 3 के अंदर आपको नाम दिए वही टर्मिनोलॉजी हमने यूज करे हैं। तो कैसे याद करना है इसको? व्हाट आर द स्पेसिफिक इवैल्यूएशन टू बी मेड? अकाउंटिंग पॉलिसी से 2 बातें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से 2 बातें, अकाउंटिंग एस्टिमेट एंड इन्फॉर्मेशन। ओके, अकाउंटिंग पॉलिसी से 2 बातें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से 2 बातें, अकाउंटिंग एस्टिमेट पे 1 बात और इन्फॉर्मेशन पे 1 बात। अकाउंटिंग पॉलिसी पे 2 बातें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे 2 बातें,
अकाउंटिंग एस्टिमेट पे एक बात और इंफॉर्मेशन पे एक बात। तो ये आपका आंसर है, ये आंसर आपने लिखा है तो 3 या 4 नंबर का आपको आंसर टैकल करते आएगा। ये एक एडिशनल क्वेश्चन जो है जो SS 700 के अंदर बन सकता है। तो जो भी क्वेश्चंस प्रोबेबल क्वेश्चन 700 के अंदर थे वो सारे मैंने यहाँ पे आपके साथ कवर किए हुए हैं। तो ये ऊपर के पॉइंट्स और साथ साथ ये वाला स्पेसिफिक इवैल्यूएशन वाला पॉइंट आई गेस आपको क्लियर है। वापस एक बार इस आंसर को और इस क्वेश्चन को गो थ्रू करिएगा, 2 मिनट दे रहा हूं, फटाफट फिनिश करिएगा। ओके चलिए, सो आई गेस ये सारे क्वेश्चंस जो है 700 के अंदर ये आपको क्लियर है। अब एक काम करते हैं, कुछ इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस है उसको एक बार देख लेते हैं। आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के अंदर है तो आपको एक बेसिक आइडिया आ जाएगा, एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो सारी बातें जो है वो एग्जामिनेशन में आती है और इंस्टीट्यूट ने अपने स्टडी मटेरियल के अंदर भी उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ठीक है, चलिए रहे अपने थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। अब ये इंस्टीट्यूट ने एक बड़ा अच्छा काम किया है अपने नए स्टडी मटेरियल के अंदर कि चैप्टर के नीचे कुछ करेक्ट इनकरेक्ट एमसीक्यूज और कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो है वो डाले हुए हैं। ये कहां से आए हुए हैं? तो अर्लियर ओल्ड सिलेबस के अंदर क्या हुआ करता था, एक स्टडी मटेरियल आता था और एक प्रैक्टिस मैनुअल करके एक बुक अलग से आता था। तो इंस्टीट्यूट ने क्या किया, उस प्रैक्टिस मैनुअल को बंद कर दिया और उसके सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो उठा करके आपके उस टॉपिक के नीचे डाल दिए। तो ये बड़े अच्छा काम किया है और मैंने देखा हुआ है कि जो बहरहाल मेजॉरिटी क्वेश्चन जो है वो इसी के बेस पे आते हैं या फिर सेम टू सेम क्वेश्चन जो है वो कॉपी पेस्ट हो जाता है आपके एग्जामिनेशन में। तो आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग तो अच्छी होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ आपके क्वेश्चन आंसर्स भी जो है वो प्रॉपर होने चाहिए। एग्जामिनेशन क्वेश्चंस भी बहुत हद तक इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के अंदर भी कवर हो जाते हैं, तो आपको क्वेश्चन आंसर्स करना भी बहुत ही जरूरी है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या लिखा हुआ है। द ऑडिटर शैल फॉर्म एन ओपिनियन ऑन वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट इन कंप्लायंस इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, और आगे बोला है एक्सप्लेन। ये बेसिकली आपके ऐसे का एक सेंटेंस है। ये क्वेश्चन पूछने का उनका तरीका है कि वो क्या करते हैं, किसी भी ऐसे का कोई भी एक क्वेश्चन लाइन उठा देंगे, सेंटेंस उठाएंगे और नीचे लिखेंगे एक्सप्लेन। अभी आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अब इसको एक्सप्लेन कैसे करते, चलिए इंस्टीट्यूट को ही पूछते हैं कि उसको कैसे एक्सप्लेन करें भाई हम लोग। बिकॉज हमने देखा हुआ है क्या कि भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना जो है एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ये मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पैरा नंबर 1.2 को रेफर करने के लिए बोलते हैं। कहां पे गया आपका पैरा नंबर 1.2? ये आपका पैरा 1, ये 1.1 और ये आपका 1.2। क्या पे देखिए ये वो सेंटेंस है। देखिए क्या लिखा है, द ऑडिटर शैल फॉर्म एन ओपिनियन ऑन वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, और आगे लिख दिया बस एक्सप्लेन। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो मैंने क्लास के अंदर भी इंपॉर्टेंट मार्क करके दिए हुए थे रेगुलर बैच के अंदर कि भैया ऐसे कुछ क्वेश्चन, ऐसे कुछ सेंटेंसेस है जिसके आगे बस एक्सप्लेन लिख करके, डिस्कस लिख करके, एलैबोरेट लिख करके, एलुसिडेट लिख करके आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोल सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इसका आंसर ऐसे लिखना है। देखिए इन ऑर्डर टू फॉर्म द ओपिनियन फॉर्म करने के लिए ऑडिटर को कंक्लूड करना होगा वेदर to obtain the reasonable assurance whether the financial statement as a whole are free from material misstatement। तो ओपिनियन जो है वो 2 प्रकार से फॉर्म होता है। यहां पे देखिए हमने देखा हुआ था कि भैया वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स are free from material misstatement and to obtain the reasonable assurance that whether the financial statements are free from material misstatement। ये 2 वाले सेंटेंस यहाँ पे कवर हो गए। And conclusion shall take into account whether sufficient and appropriate audit evidence has been obtained and whether uncorrected misstatements are material individually in aggregate and the evaluation thereof। ओके, तो ऑडिटर ने करना क्या है, कंक्लूजन ड्रॉ करने के टाइम पे ये देखना है कि क्या मेरे पास sufficient and appropriate audit evidences है। देखो ये वाला पॉइंट, whether we have obtained the sufficient and appropriate audit evidences or not। और अगर वो ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किए हैं तो जो भी मिसस्टेटमेंट हमको मिले हैं, जो मिसस्टेटमेंट्स मटेरियल तो नहीं है, यहाँ पे अनकरेक्टेड वाला पॉइंट है,
व्हाट इज दिस अनकरेक्टेड वाला पॉइंट? देखिए अगर मैं ऑडिट करने के टाइम पे मैंने 100 करोड़ की मिसस्टेटमेंट ढूंढी है, उसको मैंने रिपोर्ट करना है मैनेजमेंट को, मैनेजमेंट देखो ये 100 करोड़ की मिसस्टेटमेंट्स है, अब उसके अंदर मान लो उन्होंने अगर 40 करोड़ की मिसस्टेटमेंट्स करेक्ट कर दी है तो उसका कोई संबंध ही नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट 40 करोड़ तक करेक्ट हो चुके हैं, लेकिन जो 60 करोड़ के मिसस्टेटमेंट्स है जो आज भी अनकरेक्टेड है वो मटेरियल नहीं होनी चाहिए। तो अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स अगर मटेरियल है तो मैं अपना ओपिनियन क्या करूंगा, मॉडिफाई करूंगा या फिर मेरा कंक्लूजन बदलेगा और फिर उसका मैंने क्या करना है, इवैल्यूएशन के वेदर द अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स आर मटेरियल और नॉट, इंडिविजुअली या फिर एग्रीगेटली। तो ये मेरा आंसर जो है वो इस पहले क्वेश्चन का हो सकता है जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ओके, तो दिस इज हाउ द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड, क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन, तो यू हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। खाली कॉन्सेप्ट्स क्लियर होके फायदा नहीं है, आपको एग्जामिनेशन के लिए क्वेश्चन आंसर सेशन भी करना होगा। तो ये आपका पहला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या हुआ, यस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिसीजंस ऑफ द ऑडिटर रिगार्डिंग व्हिच टाइप ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन। चलो मॉडिफाइड ओपिनियन है तो वो तो ऐसे 705 के अंदर आएगा, 705 क्वालिटी वास्ते एक वो छोड़ दो, यस। The first section of the auditor's report shall include the auditor's opinion and shall have the heading opinion. The opinion section of the auditor's report shall also identify the entity whose financial statements have been audited. Apart from the above, explain the other relevant points to be included in the opinion section. तो opinion section में आपको क्या लिखना है वो लिखना है। तो यहाँ पे देखो opinion section में क्या लिखना है, पहले आप एंटिटी का नाम लिखेंगे, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रेफर करेंगे, फिर टाइटल ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर नोट्स टू अकाउंट्स का रेफरेंस देंगे, डेट एंड पीरियड लिखेंगे और सेकंड अपना पॉइंट लिखेंगे ओपिनियन कि इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द एक्ट एंड इट गिव्स अस ट्रू एंड फेयर व्यू। तो ये रहा आपका इसका आंसर। नेक्स्ट वन, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ इंपॉर्टेंट नहीं है, स्पेसिफिक इवैल्यूएशन, यस। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अभी हमने डिस्कस किया कि ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू मेक अ स्पेसिफिक इवैल्यूएशन व्हाइल फॉर्मिंग एन ओपिनियन इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट। तो कौन कौन से स्पेसिफिक इवैल्यूएशन करना है आपको? 2 अकाउंटिंग पॉलिसी पे करना है, 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, एक अकाउंटिंग एस्टिमेट पे और एक आपका इंफॉर्मेशन पे। आई बात समझ में? अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्टेड एंड अप्लाइड वेदर दे आर डिस्क्लोज, अकाउंटिंग पॉलिसीज आर कंसिस्टेंटली अप्लाइड, अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर मटेरियल ट्रांजैक्शन एंड मटेरियल इवेंट्स का डिस्क्लोजर किया हुआ है एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो टाइटल है वो अप्रोप्रिएट है, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स रीजनेबल है एंड इंफॉर्मेशन इज रिलायबल, रिलेवेंट, कंपेरेबल एंड अंडरस्टैंडेबल, यानी कि RRCU है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बड़ा ही ट्रिकी क्वेश्चन है, ऐसे वाले क्वेश्चन अगर आए तो आपको थोड़ा सा ध्यान देके पढ़ना है। शांति से एक बार पढ़ते क्वेश्चन को क्या लिखा है। The auditor's report shall include a section with the heading responsibilities of the management for the financial statement. Yes, हमने देखा what are the responsibilities. Essay 200 explains the premise relating to the responsibility of the management and where appropriate those charged with governance on which the audit in accordance with the essay is conducted explain. तो आप मुझको बताना आपको आंसर लिखना क्या है, क्या आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट लिखोगे या आप ऐसे 200 के अंदर उसका आंसर लिखोगे? ऐसे 700 के अंदर आंसर लिखना है या ऐसे 200 के अंदर आंसर लिखना है? प्लीज मुझको 1-2 मिनट इसको पढ़ करके कमेंट बॉक्स में बता देना कि आप आंसर कौन से बेस पे लिखोगे, 200 या 700। पक्का पक्का मुझको आंसर चाहिए। अगर आप आंसर कर रहे हो तो मैं समझूंगा कि आप इस लेक्चर के अंदर इनटू हो, आपको ये सारी बातें समझ आ रही है। वापस एक बार क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़िएगा और आंसर दीजिएगा। यस, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखेंगे आप लोग। चलिए तो डिस्कस करते हैं। जिस किसी ने आंसर लिखा है ऐसे 700 उसका आंसर सही है। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ये, देखिए क्या लिखा है कि ऑडिटर्स रिपोर्ट शैल इंक्लूड
shall include a section, क्या हो इसको भाई, with the heading responsibilities of the management for the financial statement. ये रहा एक पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. सेकंड पार्ट, ऐसे 200 एक्सप्लेन्स द प्रीमाइस रिलेटिंग टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट. मींस क्या लिखा है कि ऑडिटर के रिपोर्ट में क्या होता है, मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ होता है, और मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी उसका प्रीमाइस आपको जैसे 200 में दिया हुआ है. वेयर अप्रोप्रिएट दो चार्ज विद गवर्नेंस, मतलब कि टीसीडब्ल्यूसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्या है वो आपको ऐसे 200 में दिया हुआ है, उसको एक्सप्लेन करना है. अब आप एक्सप्लेन ऐसे 200 का प्रीमाइस करोगे या ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी का पैराग्राफ करोगे, तो आपको आंसर लिखना है ये वाला कि मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है विथ रिस्पेक्ट टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यहां पे हमने देखा हुआ है कि मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एएफआरएफ के हिसाब से प्रिपेयर करना और इंटरनल कंट्रोल को डिजाइन करना, इंप्लीमेंट करना एंड मेंटेन करना और असेस करना गोइंग कंसर्न अजम्पशन बेस्ड कोड. ठीक है, एक बात समझ में, तो गोइंग कंसर्न अजम्पशन को असेस करना ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये आपका आएगा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर. सही बात है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 11. द ऑडिटर्स रिपोर्ट शैल इंक्लूड अ सेक्शन डायरेक्टली फॉलोइंग द ओपिनियन सेक्शन विद द हेडिंग बेसिस फॉर ओपिनियन. एक्सप्लेन व्हाट इज इंक्लूडेड इन द बेसिस फॉर ओपिनियन. तो बेसिस फॉर ओपिनियन में आप क्या लिखोगे कि भैया हमने क्या किया है, ऑडिट किया हुआ है, हमने क्या किया है, ऑडिट किया हुआ है एज पर ऐसे ऐसे के अंदर ऑडिट करके हमको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिला है, हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाया है और हम इंडिपेंडेंट है और हमने एथिकल रिक्वायरमेंट को पूरा किया हुआ है. ये इसका आंसर आएगा. ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर. एकदम सिंपल है. जो मैंने कहा कि जो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आए हैं, जो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ चुके हैं, जो बन सकते, जो स्टडी मटेरियल के अंदर है, उन्हीं क्वेश्चंस पे फोकस रख करके हमको ये फास्ट ट्रैक बैच फिनिश करनी है. अननेसेसरली इधर उधर का मसाला हम लोग देखते नहीं बैठेंगे. सही बात है. चलिए ब्रांच ऑडिट हो गया, कारो हो गया, स्पेसिफिकली कारो, यस. तो इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के अंदर जितने क्वेश्चन थे 3-4 क्वेश्चन जो थे वो हमने कवर कर दिए. बाकी क्वेश्चन बाकी एसएस के ऊपर है, वो हम लोग कुछ एसए में कवर करते हुए चलेंगे. आई बात समझ में. चलिए अब एक छोटी सी बात एसए 700 के अंदर बची हुई है, उसको एक बार फटाफट फिनिश करते हैं. वो क्या चीज है, सुनिए बात को. अगर आप यहां पे डेफिनेशन पार्ट में आएंगे, तो यहां पे आपको दो वर्ड दिख रहा है, जनरल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और दूसरा आता है फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क और दूसरा आता है कंप्लायंस फ्रेमवर्क. ओके, पहला कौन सा है, जनरल पर्पज फ्रेमवर्क, और दूसरा कौन सा आता है, फेयर प्रेजेंटेशन एंड फिर आता है आपका क्या बोलो, कंप्लायंस फ्रेमवर्क. देखिए मैंने एक वर्ड आपको बताया था जिसका नाम था एएफआरएफ. क्या नाम था, एएफआरएफ. तो एएफआरएफ का मतलब होता है एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क. जो मैंने आपसे कहा था इंडिया के अंदर क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्लस आपका शेड्यूल 3. तो इसको बोलते हैं जनरल पर्पज फ्रेमवर्क. ओके, बोलते इसको जनरल पर्पज फ्रेमवर्क, जो कि जनरली इंडिया में लोग फॉलो करते हैं व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. लेकिन यहां पे इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. पहला पार्ट आपका आएगा फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, और दूसरा है कंप्लायंस फ्रेमवर्क. मतलब दो फ्रेमवर्क के अंदर जो है हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं. कुछ कंपनीज के लिए ये फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क आपका एएफआरएफ है, कुछ कंपनीज के लिए कंप्लायंस फ्रेमवर्क जो है वो आपके लिए एएफआरएफ माना जाएगा. यूजुअली फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क ही फॉलो करते हैं, कुछ एक्सेप्शनल कंडीशन के अंदर हम कंप्लायंस फ्रेमवर्क फॉलो करते हैं. दोनों का एक आपको आइडिया दे देता हूं कि ये चीज क्या है. तो फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है, सुनिएगा. एज आई टोल्ड यू कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या फिर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्लस आपका शेड्यूल नंबर 3, इसको आपने क्या करना है, कंप्लाई करना है. ये आपका बोलता है फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, जो आपको देगा क्या बोलो, ट्रू एंड फेयर व्यू. अब इसके अंदर क्या आप थोड़ा डेविएशन कर सकते हो, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड शेड्यूल 3 के जो रिक्वायरमेंट्स है जिसको आपने कंप्लाई करना है, क्या आप उसको डेविएट कर सकते हो. द आंसर इज अफर्मेटिव यस. मतलब फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क में आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने जो बातें आपको करने के लिए बोली है उसको आप थोड़ा सा डेविएशन कर सकते हो. एग्जांपल क्या होगा, जैसे फिक्स्ड असेट का अकाउंटिंग आपने कॉस्ट बेस पे करना है. कौन से बेस पे करना है,
कॉस्ट बेस पे करना है, लेकिन कई बार आप उसको रीवैल्यू भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो? रीवैल्यू भी कर सकते हो। अब रीवैल्यू जो करना है, सॉरी, आप अपवर्ड भी कर सकते हो, डाउनवर्ड भी कर सकते हो। तो कॉस्ट पे यूजुअली करना ये आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताता है, लेकिन कई बार उसका डेविएशन भी हो सकता है, यानी कि कॉस्ट बेस पे आप नहीं दिखाएंगे। आप कौन से बेस पे दिखाएंगे? रिवैल्यूड बेस पे दिखाएंगे। वो अपवर्ड हो सकता है, डाउनवर्ड हो सकता है। कभी कभी आप इंपेयरमेंट लॉस भी बुक करते हो। तो डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द सर्कमस्टेंस आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और बाकी रिक्वायरमेंट्स को, लीगल रिक्वायरमेंट्स को जो एप्लीकेबल है फॉर योर प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसको आप क्या कर सकते हो? थोड़ा सा डेविएट कर सकते हो। वो आपको फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क बोलता है, इसलिए नाम है फेयरली आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करिएगा बाय फॉलोइंग द फ्रेमवर्क दैट आई एम गिविंग यू, जिसके अंदर थोड़ा डेविएशन अलाउ करते हैं, विच विल गिव यू अ बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हाँ, इसका इंपैक्ट आपने जो है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करना है। ये एक बस रिक्वायरमेंट यहां पे होगी, इसको बोलते हैं फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क। नोटिस कंप्लायंस फ्रेमवर्क, कंप्लायंस फ्रेमवर्क में ये तो होता ही होता है, मतलब आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड शेड्यूल 3 यानी कि जो AFRF है, इसको तो आपने फॉलो करना ही करना है, लेकिन यहां पे डेविएशन जो है वो आपको अलाउ किया नहीं जाएगा। डेविएशन इज नॉट अलाउड, जैसा है वैसा ही आपने फॉलो करना है। सर इसका एग्जाम्पल क्या होगा? सुनिए बात को। अगर मान लो मैं बात करता हूं टाटा मोटर्स लिमिटेड, टाटा मोटर्स लिमिटेड ओके, कि इंडिया में एक कंपनी है और यूके के अंदर JLR जो है ये इसकी सब्सिडरी कंपनी। तो इंडिया के अंदर टाटा मोटर्स उसकी होल्डिंग कंपनी है और सब्सिडरी कंपनी JLR जो है वो यूके के अंदर है। नाउ फॉर द पर्पस ऑफ कंसोलिडेशन, JLR के फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो यूके के AFRF के हिसाब से बने हैं, इसको आपको इंडिया के AFRF के हिसाब से प्रिपेयर करना होगा। क्या करना होगा? प्रिपेयर करना होगा। अब जब आप ये प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको यहां पे डेविएशन अलाउड नहीं है। जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके यूके के अंदर बने थे, यूके के फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रेमवर्क के हिसाब से बने से डिक्टो एग्जैक्टली उसका कन्वर्जन आपने इंडियन AFRF यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड शेड्यूल 3 के हिसाब से करना है। उसके अंदर हम आपको डेविएशन अलाउ नहीं करेंगे, जैसे वहां पे है वैसा ही उसका ही कन्वर्टेड वर्जन आपने क्या करना है? इंडिया के AFRF के हिसाब से बनाना है। इसको बोलते हैं कंप्लायंस फ्रेमवर्क। तो जो JLR के फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम इंडिया के AFRF के हिसाब से बनाएंगे, उसको हम लोग कंप्लायंस फ्रेमवर्क पे बने हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं, जिसके अंदर डेविएशन अलाउ नहीं। इंडिया की कोई कंपनी है तो डेविएशन करके बना सकते हैं, बाहर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बने हैं उसको हम लोग इंडिया के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, तो एग्जैक्ट कन्वर्जन होना चाहिए, उसके अंदर डेविएशन हम लोग अलाउ नहीं करते। इसको बोलते हैं कंप्लायंस फ्रेमवर्क। अब जब आएंगे तो वो कंसोलिडेशन पर्पस के लिए आएंगे, तो इसको बोलते हैं कंप्लायंस फ्रेमवर्क। तो यही बातें यहां पे लिखी हुई, यहां पे देखिए फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क क्या है। द टर्म फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क रेफर्स टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क दैट रिक्वायर कंप्लायंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द फ्रेमवर्क टू प्रोवाइड द डिस्क्लोजर बियॉन्ड द स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड बाय फ्रेमवर्क। मतलब क्या, यहां पे हम लोग क्या करते हैं? थोड़ा बहुत डेविएशन आपको अलाउ करते हैं। डिपार्ट फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ द फ्रेमवर्क, सच डिपार्टर एक्सपेक्टेड नेसेसरली ओनली इन द एक्सट्रीम एंड रेयर सर्कमस्टेंसेस, यानी कि हम लोग रेयर सर्कमस्टेंस में करेंगे। कंप्लायंस फ्रेमवर्क में क्या है कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क रिक्वायर्स कंप्लायंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द फ्रेमवर्क डज नॉट कंटेन द एक्नॉलेजमेंट एज द अबव। एक्नॉलेजमेंट अबव मतलब क्या? यहां पे हम लोग डेविएशन आपको अलाउ नहीं करेंगे, जैसा है वैसा है आपने कंप्लाई करना है। द टर्म कंप्लायंस फ्रेमवर्क यूज्ड इन रेफरेंस टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कंप्लायंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द फ्रेमवर्क डज नॉट कंटेन द एक्नॉलेजमेंट ऑफ 1 and 2 above। 1 and 2 above मतलब इन दोनों चीजों को अलाउ नहीं करते, मतलब डेविएशन एग्जैक्टली अलाउ नहीं करते, जैसा का वैसे आपने क्या करना है? फॉलो करना है। तो ये आपका क्या बोलो? फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, कंप्लायंस फ्रेमवर्क। इस पे कभी सवाल नहीं बना है, अगर आया तो ये वाला पॉइंट आप बस लिख देना, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है उसको आप चाहो तो स्क्रीन पॉज करके कॉपी कर सकते हो। तो बेसिकली यहां पे हमने खत्म किया अपने फास्ट ट्रैक बैच का पहला लेक्चर, जो है आपका चैप्टर नंबर 8 का एसए 700। ऐसे ही लगातार हम कंटिन्यूएशन में फास्ट ट्रैक बैच के लेक्चर्स लेंगे, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके लेंगे, बुक को रेफर करेंगे, स्टडी मटेरियल की इंस्टीट्यूट को रेफर करेंगे, उसके क्वेश्चंस को रेफर करेंगे, एग्जामिनेशन क्वेश्चंस को रेफर करेंगे एंड प्योरली एग्जामिनेशन ओरिएंटेड अपना ये बैच रखेंगे। आई होप आज का लेक्चर आपको क्लियर है। ऐसे ही फ्रूटफुल और फंडामेंटल लेक्चर्स को देखने के लिए इस सीरीज को कंटिन्यूसली देखते रहिए और अपना प्रिपरेशन स्मूथ और एफिशिएंट बनाइएगा। थैंक यू सो मच। इफ यू
like this video, if you like this lecture, if you think that this lecture is really very fruitful in your preparation, please comment in the comment box कि yes you liked this फास्ट ट्रैक बैच. अगर कोई इंप्रूवमेंट सजेशंस है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मतलब कि आपको और कुछ कवरेज चाहिए तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा. और वीडियो को लाइक करके अपने साथी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा सो दैट वो भी अपना प्रिपरेशन ठीक तरीके से कर पाए. ओके, थैंक यू सो मच. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 फास्ट ट्रैक बैच के. टिल देन बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे.